हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री पार्ट ऑफ एमजेटी 10। तो वही 45 क्वेश्चंस हैं हमारे, 15 इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड देन ऑर्गेनिक, इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक है, देन फिजिकल, लास्ट में ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक हर बार की तरह फिर से आसान है, फिजिकल वही मॉडरेट आसान ही बोलेंगे, टफ पेपर फिजिकल का भी नहीं है। इनऑर्गेनिक जो है आपके सारे एमजेटीज में इनऑर्गेनिक जो है थोड़ी ठीक है, स्टार्टिंग के अगर एक दो पेपर छोड़ दें हम तो उसके बाद से इनऑर्गेनिक जो है आपकी अच्छी है। तो अच्छे से पेपर आप इनऑर्गेनिक, इसकी बहाने क्या है, इसी चक्कर में आपकी इनऑर्गेनिक जो है और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एग्जाम के लेवल से थोड़ा ऊपर जाके हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ऑर्डर पूछा है। और अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो है वहाँ पे ऑर्डर भी पूछा है कि किसमें ज़्यादा, किसका सॉल्यूशन ज़्यादा विस्कस होगा। तो ये देखते ही जब भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल आए तो हमें पता है कि यार एक ही चीज़ अपने दिमाग में आती है, और वो है कि दोनों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फर्क है, एक में इंट्रा है एक में इंटर है, तो मतलब उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। हाँ, जब भी ये दोनों साथ में आते हैं तो पक्का उसी पे क्वेश्चन होता है 100%। तो अगर हम देखें, पहली बात समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। तो मान लीजिए बेटा एक लिक्विड है ना, तो अगर लिक्विड ज़्यादा विस्कस है तो वो धीरे फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें शहद और आपका पानी, तो पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा। शहद की जो दो लेयर्स हैं, जो हनी है, वो ज़्यादा क्या है, विस्कस है। तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या है, एक आप बोल सकते हो कि लिक्विड का इंटरनल फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए भाई सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है बेटा वो सबसे तेज चलती है, और सबसे नीचे वाली जो होती है आप मान सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, एक तरह से जीरो ही होती है। तो नीचे वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को क्या है, चाहेगी कि वो मेरी ही स्पीड पे चले। अब जितना ज़्यादा लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, आपका फ्लूइड जो है विस्कस होगा। ठीक है, आप हनी और वाटर से भी क्या है इस कंपैरिजन को समझ सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि यार किस में इंटरेक्शन ज़्यादा है। जिसमें बेटा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी होगी मॉलिक्यूल्स के, सेम मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, उसी चीज़ के, जैसे मान लीजिए पानी है तो हम चाहेंगे कि H2O का एक मॉलिक्यूल और H2O के दूसरे मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो, ताकि एक लेयर्स के मॉलिक्यूल दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल से क्या है किसी अट्रैक्शन में रहें और वो चीज़ क्या है ज़्यादा विस्कस हो। तो विस्कोसिटी अगर बढ़ानी है जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, आपका ज़्यादा विस्कोसिटी रहेगी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला ऑप्शन बेटा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है H2SO4 और आपका HNO3। तो अगर हम देखें H2SO4 दिया गया है बेटा और आपका HNO3 है, तो आप देख सकते हो कि H2SO4 में आपकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो HNO3 कंपैरिजन में क्या है, आप बोल सकते हो कहीं ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, अगर हम बनाएं तो सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से OH, ये H भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बेटा, यहाँ से ये H करेगा इस O के थ्रू, इस O के थ्रू, आप बोल सकते हो ये भी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके साथ, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे ये उसके ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए कर रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2SO4 के केस में ज़्यादा क्या है, एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसमें क्या होगा बेटा, ये ज़्यादा विस्कस होगा। अच्छा, और ऑर्डर में आपको क्या दिया हुआ है कि HNO3 ज़्यादा विस्कस है, तो हमने कहा ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है H2O और मिथेनॉल CH3OH, इसमें दिया हुआ है कि मिथेनॉल का जो होगा ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्यूशन। जी नहीं, अगर हम देखें H2O में तो ज़्यादा नंबर ऑफ आप बोल सकते हो साइट्स हैं, क्योंकि पर H2O मॉलिक्यूल आपके पास ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन भी क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी होंगी, तो ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स आपके पास हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू मिथेनॉल। क्योंकि मिथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन तो नहीं कर सकते हैं बेटा। आपका जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सब से क्या है आपका टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो पार्शियल चार्जेस ज़्यादा हों और वो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कैटेगरी है उस स्ट्रेंथ में आ पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कम नंबर ऑफ साइट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स हैं। तो H2O में जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, तो फोर्सेज H2O में ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा विस्कस कौन रहेगा, मेथनॉल के कंपैरिजन में जो पानी है वो ज़्यादा विस्कस रहेगा। तो हमने कहा ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है वही क्लासिक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर हम देखें तो ये आपका हो गया फिनॉल, और यहाँ पे बेटा हम बना देते हैं ऑर्थो पे नाइट्रो। तो यहाँ पे इसमें क्या है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये आपका हो गया बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर हम देखें तो आपका ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या फर्क है कि जो ऑर्थो है उसमें इंट्रामोलिक्यूलर है, ऑर्थो में क्या है बेटा, उसी के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है।
तो यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे कौन सी होगी, इंटर होगी। कैसे होगी, ये वाला हाइड्रोजन दूसरे मोलिक्यूल के साथ करेगा, ये वाला फिर और जो है मतलब खुद ही के अंदर जो है बॉन्डिंग नहीं हो रही है। भाई अगर आप चाहते हो ज़्यादा विस्कस बने तो वो लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन चाहिए आपको, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, है ना। वही बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आती है कि अगर आप चाह रहे हो वेपर प्रेशर बढ़े या वेपर प्रेशर आप चाह रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो वेपर प्रेशर कम हो, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो छूट के ना जा पाएं सॉल्यूशन से टेम्परेचर बढ़ाने पे या कम रेट से जाएं, है ना। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे भी कई बार क्वेश्चन आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में, और यहाँ पे उसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा के विस्कोसिटी की टर्म्स में हमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा विस्कस अगर रहेगा तो आप बोल सकते हो बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है बेटा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका ज़्यादा विस्कस सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, खुद के अंदर नहीं बाकी मॉलिक्यूल से होनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन ज़्यादा विस्कस होगा किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, और पैरा का ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बेटा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। 4 में आपको बोला गया है कि ग्लाइकोल एंड ईथर। भाई ग्लाइकोल क्या है, कोई भी ले लीजिए, मान लिया अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं तो इसमें भी क्या है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, है ना। लेकिन अगर आप ईथर ले लेंगे कोई भी ROR तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, आपके पास वो हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या है अटैच्ड हो। तो ग्लाइकोल कोई सा भी ले लीजिए, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरेक्शन उस लेवल के नहीं होंगे, यहाँ पे केवल डाइपोल डाइपोल है, यहाँ पे क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आपका ज़्यादा विस्कस जो है इथाइलिन ग्लाइकोल वाला रहेगा, इन्होंने बोला है ईथर वाला रहेगा, जी नहीं ये भी गलत है। सो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स, किन मेटल्स के जो है आपने देखे हैं सल्फाइड ओर्स। तो मेटलर्जी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आपको बेटा हर ओर का आपको नाम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैट्रिक्स मैच में आ जाता है, अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन को वहाँ से ये मोल्ड करके पूछते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम ओर्स की बात करें, सल्फाइड ओर्स बेटा जनरली आपने देखे हैं कि आपका Ag का होता है, लेड का होता है, कॉपर का होता है। तो जो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, अगर आपने अरेंज की है कि भाई सबसे ऊपर हमारे कौन से, जो लेके 12 सरदार वाली बात है ना, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है वो टॉप पे है और रिएक्टिविटी नीचे क्या है बेटा डिक्रीज हो रही है। अगर इस ऑर्डर में आपने अरेंज किया है तो हाइड्रोजन के आसपास वाले और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाले ऑर्डर में हैं, उनके साथ हमने देखा है कि भाई वो उनके मेटल के क्या है सल्फाइड ओर्स मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो Ag का आपको मिलता है बेटा अर्जेंटाइट, है ना, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। Ag का आपने देखा होगा Ag2S मिलता है जिसको हम बोलते हैं अर्जेंटाइट। लेड का आपने देखा होगा PbS गलेना। कॉपर का आपने देखा होगा CuFeS2, अगेन सल्फर आ रहा है ना, तो आपका चाल्कोपाइराइट या फिर एक कॉपर पाइराइट हो गया। फिर एक चाल्कोसाइट भी होता है आपका, ठीक है, वो भी सल्फाइड ही है कॉपर का। तो इन तीनों के क्या है हमने देखे हैं। टिन, एक टिन ऑप्शन दिया गया है, टिन का जो है कैसेटराइट वो ऑक्साइड है बेटा, वो वहां पे सल्फाइड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा कि हमने Ag का देखा है बेटा कौन सा, आपको नाम भी याद होने चाहिए, Ag2S देखा है। कॉपर का भाई हमने कौन सा वाला जो है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बेटा CuFeS2 है, या फिर आपका CuS2 भी आपने जो है यहाँ पे देखा है। और कौन कौन से, नॉट CuS2 बेटा Cu2S, और हमारे कौन से हैं, और आपके जैसे अगर देखोगे तो लेड का भी हमने देखा है कौन सा PbS गलेना हमने देखा है। और यहाँ पे फिर बाकी जो दिए हुए जैसे टिन दिया हुआ है, टिन का हमने जो देखा है SnO2 वो कैसेटराइट वो ऑक्साइड है ना। Mg दिया हुआ है, Mg तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बेटा क्या है आपने कार्बोनेट्स देखे हैं, MgCO3.CaCO3 ये सब, है ना, डोलोमाइट हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये कार्बोनेट हैं, ये ऑक्साइड है। सल्फाइड की बात कर रहे हैं, और ये तीनों आप देखोगे तो हाइड्रोजन के क्या है, ये सब आपके जो हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वहाँ पे नीचे हैं। तो हाइड्रोजन के आसपास वाले, नीचे वाले या फिर उसी के जस्ट आसपास वाले जो हैं वो सल्फाइड ओर्स बेटा वहाँ पे बनाते हैं। तो लो रिएक्टिविटी जिनकी है वो सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। तो ये सब आपको दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने आपको एल्यूमिनियम भी दिया है, अगेन हाई रिएक्टिविटी है, बॉक्साइट मिलता है बेटा, हाइड्रोक्साइड है तो वो सल्फाइड तो है नहीं आपका। तो सल्फाइड ओर्स कौन बनाएंगे, AgCu लेड, ये आपको दिए गए हैं बेटा ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सिमिलर पैटर्न पे, क्योंकि ये हमने कई बार देखा है और आपसे नेमिंग कई बार पूछी है। तो यहाँ पे आपको N3 दिया गया है, फिर O2 को ब्रैकेट में बंद किया है, फिर आपको दिया गया है बेटा HCN के 4 लिगेंड्स यहाँ पे हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4- दिया है। अब एक तरीका है कि आप ऑप्शन देखो और देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, आपको दिक्कत आएगी कि सर हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये N3 दिया है तो आपको पता है सर ये तो N3- है ना, अजाइड है,
अजाइड है तो इसका नाम कैसे आएगा बेटा, अजाइडो आ जाएगा। ठीक है, SCN माइनस सर हमें पता है इस पे -1 चार्ज होता है इस लिगेंड पे, और SCN माइनस हम लिख सकते हैं कि सर थायो साइनेट है, क्योंकि S लिखा है मतलब S जो है डोनेट कर रहा है, तो हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, थायो साइनेटो और S इस तरीके से। लेकिन सर इस O2 का क्या करें, हमें नहीं पता कि इस पे भाई माइनस है, ये सुपर ऑक्साइड है, परोक्साइड है, या फिर आपका क्या है बेटा ऑक्साइड है, मतलब आपको नहीं पता है क्या है ना। ऑक्साइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1 पे 2 माइनस लगाओगे तो क्या है बेटा आपका 2 पे -4 का चार्ज हो जाएगा, या फिर सर ये डाई ऑक्सीजन है, O2 ही है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, क्या है। तो आप अगर सारे ऑप्शंस बैठा के और आप अपने जो 1 2 3 4 आपको दिया गया है ये सारे आप मान लीजिए, पहले मान लीजिए सुपर ऑक्साइड दिया गया है, अगर मैं सुपर ऑक्साइड मानता हूं, कॉम्प्लेक्स पे 4 माइनस चार्ज, यहाँ पे -1 आएगा, 4 लिगेंड्स हैं तो वो -4 उधर जाएगा, +4 बनेगा बेटा, क्या हो जाएगा 0, है ना। तो मैं अगर Fe का निकालना चाह रहा हूं, Fe का मैंने माना x, अजाइड पे मुझे पता है -1 है, मैंने इसको माना सुपर ऑक्साइड तो -1 और -4, क्योंकि जो आपका ये थायोसाइनेट है उस पे बेटा क्या है, 1 पे -1 है, 4 है, -4 इज इक्वल टू -4, तो ये तो आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x कितना आएगा आपका +2, तो सर यहाँ से +2 आ रहा है। अगर आप ये मानते हो भाई -1 लिया तो +2 आया, -2 लोगे तो कितना जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया है और आपने देखा भाई Fe क्या है सर, +2 में भी हो सकता है, +3 में भी हो सकता है। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपको जहां पे +3 दिया है वहां पे क्या दिया है, डाई ऑक्साइडो दिया गया है, डाई ऑक्सीजन माना गया है इसको, तो परोक्साइड मानोगे तब आएगा +3 वाला, डाई ऑक्सीजन के केस में नहीं आएगा। अच्छा, और +3 एक जगह और दिया है, वहां पे क्या दिया गया है, वहां पे भी डाई ऑक्सीजन दिया गया है। भाई डाई ऑक्सीजन अगर आप मानोगे, इसको O2 ही मान लोगे तो 0 चार्ज बेटा, तो वहां पे तो +1 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो एक ही चीज हमारे अकॉर्डिंग सही बैठ रही है, और वो है आपका बेटा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मानोगे +2 आएगा, आपको एक ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर 1, तो वहां पे सुपर ऑक्साइडो लिखा है, और जो आपका आयरन है उस पे क्या है बेटा 2 जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मैच कर रही है एक ऑप्शन से जहां पे सुपर ऑक्साइड क्या है, इस वाले को माना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे भाई नेगेटिव चार्ज है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये अजाइड हो गया, अजाइडो, ये क्या हो गया बेटा तीसरा वाला, वो मतलब हमें पता लग गया कि सर वो O2 माइनस है, तो उसको लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो। सुपर ऑक्साइडो का S, थायोसाइनेटो का T हो गया बेटा, और यहां पे अजाइडो का A। सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, तो हम बोल सकते हैं अजाइडो। उसके बाद क्या आएगा, S के बाद T आता है, फिर क्या आ जाएगा सुपर ऑक्साइडो, अजाइडो सुपर ऑक्साइडो। 4 हैं टेट्राथायोनेट वाले बेटा, तो क्या हो जाएंगे, मतलब टेट्रा थायो साइनेट, साइनेटो S, क्योंकि S के थ्रू वहां पे जो है बेटा डोनेट जो है 2 लोन पेयर्स हुए हैं, मतलब एक लोन पेयर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहे हैं वो सल्फर के थ्रू हो रहे हैं, ना कि नाइट्रोजन के थ्रू। अगर NCS लिखा होता तो मतलब अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे N मानना है कि भाई नाइट्रोजन जो है उसने जो है लोन पेयर वहां पे डोनेट किया है, मतलब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया बेटा, यहाँ पे सल्फर ने बनाया है, तो थायोसाइनेटो S लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो गया भाई हमारा, फिर हमें मेटल लिखना है अपना, फिर मेटल में क्या आ जाएगा बेटा, फेरेट, और फेरेट में क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आपकी 2 हमें माननी पड़ेगी, और आयन है तो आपका ये हो गया बेटा आयन। अच्छा, तो पहले हमने भाई लिगेंड्स के नाम लिखे अल्फाबेटिकली AS, फिर यहाँ पे थायोसाइनेटो का T है ना, डाई ट्राई टेट्रा, इन सबको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नहीं काउंट करते हो, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बेटा बन जाएगा। और फेरेट लिखना पड़ेगा, वैसे भी आपको सारे ऑप्शन फेरेट करके ही दिए हैं, आयरन करके कोई भी नहीं दिया है, तो आपका वहां पे तो गलत नहीं होगा। वैसे भी पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे बेटा ये अनायनिक उसमें है तो आपका यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें फेरेट करके उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, आपको कुछ मेटल कार्बोनिल्स दिए गए हैं, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे जो यूज आएगा बेटा वो आएगा आपका EAN रूल का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आपने पढ़ा है, और इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उसमें जो मेटल है
वो मेटल क्या चाहता है कि उसका किसी भी तरीके से उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला हो जाए, क्योंकि भाई वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये थ्योरी दी गई थी स्टार्टिंग में, जो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में थ्योरी ऐसी ही आई थी और इसी के बेसिस पे क्या है बेटा हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे मतलब बेटा क्या, दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे, राइट। रिड्यूस करेगा मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस होगा। तो अपने पास जो कार्बोनिल्स दे रखे हैं, अगर उनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है, विच मीन्स कि उनकी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मुझे वही चेक करना है किसकी टेंडेंसी है। अब मैंने कहा कि सर अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 देखता हूं तो मेरे पास है मैंगनीज, कार्बोनिल के बेटा यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। मैंने कहा मैंगनीज में बेटा अगर आप देखो तो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, तो मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अगर हम टोटल गिने तो बेटा 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उतने ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 6 हैं बेटा, तो 6 × 2 यहाँ से आ गए, कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 37 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने कहा 36 करने चाहिए थे इसको EAN के अकॉर्डिंग। हम किससे सोल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की हेल्प से। तो हमने कहा 36 करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और 36 बनाना चाहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो कोई और एक्सेप्ट करेगा और जो लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि 36 करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन बेटा त्यागना पड़ेगा। तो यस, इट कैन बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन 2 देखिए, उसमें क्या किया है इन्होंने, कार्बोनिल के जो है बेटा 5 कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं मतलब कोई चार्ज तो है नहीं, तो 25 इस पे प्लस 5 × 2 10 35। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा 36 करने के लिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, क्योंकि ये किसी और से इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने डोनेट किया वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग पूछा था तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा 1। इस तरीके से क्या है बेटा आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, तो अपना जो EAN वाला कॉन्सेप्ट है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहीं कहीं आप इसको पढ़ते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जब 18 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं मतलब वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं ना, तो अगर आप वैलेंस शेल के गिनोगे तो आपको क्या है वो 18 ही मिलेंगे, है ना। 18 के बाद गिन लीजिए, 7 यहाँ पे हो गए और प्लस 6 दूनी 12 19 हो गए, वो करना चाहेगा 18, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बाकी भी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम का कार्बोनिल है यहाँ पे और कार्बोनिल 6, तो बेटा यहाँ पे तो एग्जैक्टली 36 ही हो रहे हैं, 24 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और प्लस 12 यहाँ से आ गए तो 36 हो रहे हैं, तो ये तो किसी की तरह भी वहाँ पे बिहेव नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट जो है आपका कोबाल्ट का है, कोबाल्ट है कार्बोनिल है बेटा 4 और यहाँ पे माइनस है। देखिए कोबाल्ट का अपना कितना होता है बेटा 27, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दिया गया है तो कितना आ गया 28 प्लस 4 यहाँ पे हैं आपके पास लिगेंड्स, तो 4 × 2 8 और यहाँ पे कितना हो गया 36, तो यहाँ पे भी 36 ही हो रहा है जो कि हमारा EAN वाला है। तो ये दोनों तो किसी की तरह भी बिहेव नहीं करेंगे, ना आपके रिड्यूसिंग ना ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन पहला वाला रिड्यूसिंग की तरह और दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर सकता है। हमने 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और आंसर कौन सा मिला है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज करेक्ट। इस पेपर में जो तीनों क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेशन के वो तीनों ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब IUPAC नेमिंग भी उतनी आसान नहीं थी इस बार जो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का इन्होंने यूज किया है, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वो भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे आपका स्प्लिटिंग पे है क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए क्या पूछा गया है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर सही है। ऑप्शन 1 क्या है बेटा, वहां पे आपको दिया गया है FeCN6, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है अपने पास आयरन है, लिगेंड अपना बेटा क्या है यहाँ पे साइनो है और 4 माइनस है, और दूसरा क्या है आपके पास FeCN6 3 माइनस है। क्या बोल रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हमने कहा सर अगर हम देखें क्या फ़र्क है दोनों में, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है बेटा। यहाँ पे किस में आ रहा है, ये +2 में आ रहा है, भाई निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए Fe की x है बेटा, यहाँ पे Cn पे -1 होगा, 6 लिगेंड है तो -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -3, तो x कितना आ गया यहाँ पे +3, यहाँ पे कितना आएगा +2। तो हमने कहा केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क है,
इससे क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो कि सर अगर मुझे स्टेबिलिटी बतानी है तो मैं CFSE की हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि CFSE से ही मुझे क्या पता लगेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने कहा भाई ये डी के जो है 5 थे बेटा, जब लिगेंड ने अप्रोच किया ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई और आपके ये T2G और ये EG इस तरीके से होंगे, क्योंकि आपका साइनो तो क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा। जब +2 है, अब अपन लिख लेते हैं भाई Fe का क्या होता है, Fe का होता है बेटा 3D6 4s2, +2 क्या मतलब क्या है, D6 है, +3 करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे D5 हो जाएगा। तो D6 होगा तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग करानी है। क्यों करानी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, और ये इस तरीके से भर दोगे आप। ये किसके केस में है? ये वाला है +2 के केस में। यहाँ पे +3 का मान लेते हैं। सर +3 का कैसे होगा? 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए इनकी हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे CFSE लिखते हैं बेटा। कैसे लिखोगे CFSE? है ना। तो यहाँ पे एक चीज जो आप मिस कर सकते हो ना, CFSE में अपने को पता है कि भाई ये आपकी जो भी स्प्लिटिंग हुई है यहां से, और ये अपन मान लेते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब क्या आप दोनों के लिए सेम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल मानोगे? और यही गलती है बेटा जो आप यहां पे कर सकते हो, है ना। अगर आप देखोगे सर यहां पे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं नीचे वाले में है ना, पेयरिंग एक एक्स्ट्रा हुई है तो पेयरिंग का आपको लेना पड़ेगा प्लस पेयरिंग एनर्जी। लेकिन एक फैक्टर और है, डेल्टा नोट यहां पे सेम नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये +2 में है, ये +3 में है। लिगेंड तो आपका सेम है, मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो आपका लिगेंड होगा वो ज्यादा अच्छे से वहां पे इंटरेक्ट कर पाएगा, ज्यादा अंदर तक घुस पाएगा, आप बोल सकते हो। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे ज्यादा होगा मेटल पे, तो उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी डी की वो ज्यादा होगी, विच मीन्स कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इन केस ऑफ Fe3+ वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इन केस ऑफ Fe+2। और जब यही अलग हो जाएगा तो जैसे आप लिखोगे कि सर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, तो हम लिखेंगे 6 इंटू ये कितना होगा बेटा, 3 नीचे है तो ये हो जाएगा -2/5 डेल्टा नोट Fe2+ वाला केस, है ना, +3 पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, यहां पे आपका क्या आएगा? अगर आप ऐसे देखोगे तो सर बोलोगे सर यहां पे तो 5 ही आया, -2/5। लेकिन ये डेल्टा भी दोनों का सेम नहीं है। स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? +3 वाले में। तो उसके केस में जो आपका स्टेबलाइजेशन मिलेगा वो ज्यादा आता है। याद रखना इस बात को। लॉजिक क्या है आपको पता लग गया? क्या याद रखना है हमें कि सर जो +3 वाला है उसके केस में ज्यादा क्या आएगा, यहां पे हमारे पास स्टेबलाइजेशन आएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाली बात बेटा क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। तो ये वाला जो इन्होंने ऑर्डर दिया है वो गलत है। क्या है ये? गलत है। +3 वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इनकरेक्ट है। दूसरा क्या बोला है? दूसरा देखते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इन्होंने बेटा लिगेंड्स ही बदल दिए हैं। पहला आपका अमोनिया था, फिर ऑक्सलेट हो गया, और फिर आपका क्या आ गया है? EDTA आ गया है। ठीक है, तो EDTA हमें पता है भाई हेक्साडेंटेट है ना। तो दूसरा वाला किस कॉन्सेप्ट पे है? दूसरा वाला में अगर हम देखें बेटा तो FeNH3 2+, उससे ज़्यादा बोल रहे हैं Fe ऑक्सलेट 3, क्योंकि बाइडेंटेट है तो आपका यहाँ पे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद FeEDTA, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है तो 1 की ही जरूरत पड़ेगी, और बोल रहे हैं -1। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पे भी क्या है आपका, -2 है या 3 है? -3 है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी है इन्होंने। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे क्या है +2 है, और ठीक है वो भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग है ना। यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे ऑक्सलेट पे -2 रहेगा, तो बेटा ये कितने में आ जाएगा? ये +3 में आ जाएगा, और वो आपका क्या है? एसीटेट है, +3 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हैं, अलग अलग है। लेकिन अगर हम समझना चाहेंगे क्या चीज़ बदल रही है, हमने कहा सर यही बदल गया, लिगेंड ही बदल गया यहाँ पे तो। और अगर हम देखें कि NH3 के केस में क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 अमोनिया आ जाएंगे। ऑक्सलेट के केस में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सलेट बाइडेंटेट है तो इस तरीके से रिंग्स यहाँ पे बेटा किलेटिंग रिंग्स जो है आपकी बनेंगी, यहाँ पे किलेशन होगा, और आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर आपकी इस तरह की रिंग्स बनती हैं। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किलेशन।
है ना, चिलेटिंग भी बोल लेते हैं, किलेट, जो भी आप बोलना चाहो आपकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अगर आपका इक्विलिशन बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, वहां पे आपकी यानी कि रिंग्स बढ़ रही हैं तो आपकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे तो और ज्यादा रिंग्स बनेंगी, क्योंकि अगर आप देखो ईडीटीए क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन, फिर आपका यहाँ पे अमोनिया आ गया, अमोनिया आ गया, और यहाँ पे आपके एसीटेट आ गए, राइट। है ना, यहाँ पे एसीटेट, यहाँ पे एसीटेट, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गए और 4 आपकी ऑक्सीजन वाली साइड्स हो गई। तो अगर हम समझें तो मैंने कहा ये मेटल है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनाया मैंने कहा ये N, बीच में कार्बन आए, यहाँ पे दूसरा N, इस तरीके से हो गया। फिर इस N से वो O- वाला आएगा इस तरीके से, इस N से यहाँ पे O- वाला आएगा इस तरीके से, एक पीछे से घूम के बेटा यहाँ पे आपका अगला O- इस तरीके से, एक फ्रंट साइड से यहाँ पे O- इस तरीके से। तो नंबर ऑफ रिंग्स अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ रिंग्स आपकी ज्यादा है बेटा किस केस में, इसमें कितनी रिंग्स है भाई 3, इसमें कितनी रिंग्स है भाई 0, इसमें कितनी रिंग्स हैं गिन लेते हैं। हमने कहा एक तो सर ये वाला हो गया MNN वाली एक रिंग ये हो गई है, फिर दूसरी रिंग कहाँ पे गई आपकी, जो फ्रंट से आई वो दूसरी, जो बैक साइड से गई वो तीसरी, जो आपकी ऊपर वाली गई वो 4th है बेटा, जो इधर वाली है वो 5th है। तो हमने कहा सर यहाँ पे तो 5 मुझे जो है रिंग्स दिख रही हैं। तो जो आपकी जो सबसे ज़्यादा रिंग्स हैं बेटा किस में हैं, ईडीटीए वाले में हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से कॉम्प्लेक्स की होगी, ईडीटीए वाले की ही होगी। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। आगे देखते हैं बेटा, आपको वाटर जो है आपका लिगेंड है नेक्स्ट केस में जो बदला है इन्होंने, क्या बदला है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, आपके मेटल बदल दिए हैं, और मेटल अगर आप देखो तो सेम ग्रुप के लिए हैं, कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है। तो अगर आपको पता हो कि 3D 4D 5 में किस तरीके से आपका अगर लिगेंड सेम हो तो जो स्प्लिटिंग होगी बेटा किस तरीके से होती है, क्या स्प्लिटिंग डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है या घटती है। तो हमने कहा अगर आप 3D से, ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, 4D जा रहे हो या 5D जा रहे हो, हम इसी केस को ले लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कोबाल्ट है, H2O6 है, 3+ है, सब में 3+ है। यहाँ कोबाल्ट की जगह रोडियम है, यहाँ पे क्या है बेटा इरिडियम है, राइट। ये दिया हुआ है 3+ ही है। तो हमने कहा जो यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे जो है बेटा 50% से इंक्रीज कर जाती है और यहाँ पे अगेन 25% से इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब 3D से 4D से 5D आपकी जो डेल्टा नोट है, जो स्प्लिटिंग है, वो क्या है, स्प्लिटिंग और ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता है कि भाई आप डाउन द ग्रुप गए, साइज आपका बड़ा हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया वो। अब डिफ्यूज्ड अगर आपका है वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उसमें जो लिगेंड है बेटा वो क्या है, और अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। जितनी अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब। तो वहां पे क्या है अपने को, लेकिन दिया क्या है बेटा, ऐसा उल्टा दिया है कि कोबाल्ट के केस में ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा एज कंपेयर टू रोडियम एज कंपेयर टू इरिडियम, विच इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 3 भी गलत है, राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या है, डी ब्लॉक से लिया गया है और इसमें आपका क्रोमेट और डाइक्रोमेट में एक इक्विलिब्रियम दिखाया है कि भाई Cr2O7 2- बेटा ये आपका रहता है येलो कलर का, ये आपका रहता है ऑरेंज कलर का। मुद्दे की बात ये नहीं है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर मुझे फॉरवर्ड ले जाना है तो pH कुछ x रखूंगा, अगर मुझे इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करना है तो pH कुछ y रखूंगा, क्या रखूं। तो अगर आपको बेटा याद हो किस तरह से ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, अगर आप एसिडिक मीडियम रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे Cr2O7 2- प्लस H2O लिक्विड। अब एक बात समझना, लीच एटलर से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि सर अगर मैं H+ मिलाऊंगा तो रिएक्टेंट साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन लीच एटलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, वापस पहले वाली स्टेट में जाना चाहेगा। तो क्योंकि इधर ज़्यादा हुआ है बेटा, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा और आपका डाइक्रोमेट बनेगा। सर अगर हम बेस मिला दें तो भाई बेस मिलाओगे तो वो H+ को खा जाएगा, ये कम होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आ जाएगी। यानी कि एसिडिक मीडियम करूंगा अगर मैं तो फॉरवर्ड जा रही है, बेसिक मीडियम करूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। लीच एटलियर से आप ये सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब आप है ना, अब मान लें 25 डिग्री सेल्सियस ही है, तो 7 से कम रहा तो मान लेंगे एसिडिक, 7 से ज़्यादा रहा तो बेसिक। तो आपको 4 और 8 दे रखा है, तो मतलब ये 4 हो जाए, ये कितना हो जाए 8। 4 and 8 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परोक्सी लिंकेज। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं,
और हमें उनको बनाना है, देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर में पेरोक्सी लिंकेज आ रहा है। वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो सीधा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका कोई और तोड़ नहीं है। वो नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पेरोक्सी लिंकेज किसमें है ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, द वेरी फर्स्ट दैट इज गिवन टू अस इज H2S2O3। कैसा लग रहा है ये कि सर अगर H2SO4 में एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं तो यही बन जाएगा। तो ये क्या है, क्या है, मैंने एक ऑक्सीजन हटा के बेटा क्या कर दिया, यहाँ पे सल्फर लगा दिया है, तो क्या आ जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा भाई, आप तो H2SO4 बना लीजिए, डबल बॉन्ड O OH OH और एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दीजिए, ये लो, ये है। क्या कहीं पेरोक्सी लिंकेज है, जी नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, H2SO5। सर कैसे बनाए, H2SO4 तो सुना है, H2SO4 तो बना दो पहले, OH OH, एक ऑक्सीजन केवल हमें लाना है, तो मैं क्या करूं, ये लीजिए। तो इसी में बेटा क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 ही यहां पे हो जाएगा। इसका नाम भी क्या है बेटा आपका, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि सर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें वो पेरोक्सी लिंकेज है। चलिए, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा पर आए तो वहां पे क्या है, उसमें पेरोक्सी लिंकेज होगा, है ना, पर क्लोरिक एसिड में नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 3 H2S2O7। कैसा लग रहा है, दो सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, H2SO4, उसमें से पानी निकाल दीजिए, H2S2O7 बन जाएगा, विच मीन्स S डबल बॉन्ड O OH, पानी निकालोगे तो केवल O बीच में रह जाएगा, डबल बॉन्ड O OH। जिनको समझ में नहीं आया ऐसे बनाइए, यहाँ पे ये सब बहुत बेसिक है, आई होप आता होगा, और यहाँ से पानी निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी पेरोक्सी लिंकेज तो नहीं है। क्या बोलेंगे इसको, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि आपने बेसिकली दो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे मिला दिया है। मिला दिया है एज इन उनको अगर आप हीट करके पानी निकाल देंगे तो डाई सल्फ्यूरिक बन रहा है। नेक्स्ट H2S4O6, ये टेट्राथायोनिक है। S4 आ गया मतलब S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। मैंने कहा पेरोक्सी लिंकेज तो कहीं भी इसमें भी नहीं है, टेट्राथायोनिक एसिड है, नाम आप लिख लीजिएगा। तो राइट आंसर कौन सा था बेटा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ PH4I एंड KOH। सर ये कहाँ है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो आपने जो फोस्फीन, अगर आपने पढ़ा हो फोस्फीन वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे जब आप फोस्फीन की प्रिपरेशन करते हैं बेटा, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर सेटअप आप पढ़ते हो कि आइस बाथ से भी निकालनी पड़ेगी, P4 + NaOH की रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हम एक आइस बाथ से क्या है वहाँ पे कुछ कंडेंस कराते हैं, आइस बाथ से, है ना, उस सॉल्यूशन को निकालते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं हम, ताकि वहाँ पे कुछ गैसेस कंडेंस हो जाएं। कौन कौन सी गैसेस हैं बेटा वहाँ पे, P2H4 और आपकी P4, क्योंकि उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो आपके P2H4 हैं और आपकी जो P4 है, उनकी वजह से क्या है बेटा, आपका PH3 जो है वो फोस्फीन इम्प्योर रहता है, तो उसमें क्या है, आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है ना। बिल्कुल प्योर रहेगा तो वो नहीं है, नहीं जलता है वो, लेकिन इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से जल जाता है। तो पहले हम उनको कंडेंस करा लेते हैं, फिर हमारा फोस्फीन बचता है वहाँ से, फिर उसको आप HI में एब्जॉर्ब करा लेते हो, तो PH3HI वही आपका PH4I है, फिर उसकी बेस से रिएक्शन करवा दिए KOH से, तो उसको लिख लीजिए PH3 और HI + KOH, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए Ki + H2O, और आपको फोस्फीन दोबारा मिल जाएगा। तो वो जो सेटअप है पूरा, है ना, वो देखिए बनाने की जरूरत नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या होता है बेटा वहाँ पे। तो पहले आप कुछ इस तरीके से भाई आपका आता है, यहाँ पे आइस बाथ लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका टिंग टिंग टिंग, और यहाँ पे फिर ये HI, तो HI में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या है बेटा, P4 + NaOH की रिएक्शन यहाँ पे कराते हैं, ताकि हमारा क्या हो, फोस्फीन बने, है ना। P4 + NaOH कराओगे तो यहाँ से फोस्फीन बनेगा, लेकिन कुछ कुछ बाकी चीज़ें भी बन जाती हैं, जिनको हमने यहाँ पे कंडेंस कराया, आपका P4 और आपका P2H4, इनको हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे कंडेंस करा दिया है। पूछा क्या है आपसे, ठीक है, आपसे रिएक्शन के जो है बेटा
आंसर पूछे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा फोस्फीन यहाँ से चला जाएगा, HI से रिएक्शन करवाई, यहाँ पे बन जाएगा PH4I। तो वही ये पूछ रहे हैं कि ये जो PH4I आया, यहाँ से आप कैसे फोस्फीन निकालोगे। तो हमने कहा इसको आप लिख लीजिए HI प्लस PH3, तो PH3 तो बच गया। HI जो है बेटा आपका एसिडिक है, ये बेसिक है, रिएक्शन करवा दीजिए H2O प्लस सोल्ट, और आपको ये 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो कौन सा नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिलेगा P2O3, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच हैज लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है। अच्छा, और हमें क्या दिए गए हैं, कार्बोनेट्स दिए गए हैं सारे ग्रुप 1 के। तो अल्कली में जो ग्रुप 1 है उसके कार्बोनेट्स दिए गए हैं। कार्बोनेट्स मतलब बेटा क्या है आपका, यहाँ पे पॉलीवेलेंट जो है यहाँ पे कैटायन या एनायन है। तो ऐसे केस में हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर आपका पॉली एटॉमिक है तो पॉली एटॉमिक अगर हमारा कैटायन एनायन है, उस केस में हम पोलराइजिंग पावर देखते हैं। 2 तरीके से हमने बांटा था कि आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयोनिक हो। कोवेलेंट में बॉन्ड लेंथ से देख लेते हैं, है ना, बॉन्ड एनर्जी से, और फिर आयोनिक में हम कहते हैं कि भाई आपका मोनोएटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है। तो पॉली एटॉमिक है, यहाँ पे कार्बोनेट है तो पॉली एटॉमिक है ना। तो 10 में क्या है बेटा आपका, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी में भी कार्बोनेट्स हैं हमारे पास। तो जो हमने बात किया कि ये पॉली एटॉमिक है। और ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, लिथियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, फिर आगे है K2CO3, फिर रुबिडियम भी इन्होंने डाल दिया है। बताइए तो क्या होता है बेटा, आपके पास मान लीजिए कार्बोनेट है ना, वैसे तो रेजोनेंस होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरीके से है। जब आपका जो Li+ है इसके पास आया तो क्या होगा, ये कैटायन है भाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है बेटा ये डिस्टोर्ट होगा। अब इसकी कितना डिस्टोर्ट होगा सर, इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी होगी, ये जितना पोलराइज कर सकता है उतना ज़्यादा डिस्टोर्ट करेगा। तो इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये टूट जाएगा। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हुई तो आपका थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। और आपको अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपको बेटा क्या है, यहाँ पे ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। हम बोलते हैं कि ये सब तो डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना, एक सीजियम वाला, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनको हम नहीं मानते हैं कि डिकम्पोज होते हैं। तो आपका अब सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, तो एक बात जो निकल के आई कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। ज़्यादा पोलराइजिंग पावर लेस थर्मल स्टेबिलिटी। तो ज़्यादा किसकी भाई, साइज बाई चार्ज, चार्ज बाई साइज, नॉट साइज बाई चार्ज, माय बैड, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा, है ना, मतलब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। तो चार्ज बाई साइज, हमने कहा चार्ज तो सब पे सेम है सर, +1 ही है, लेकिन साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा PP कम हो जाएगी, हमें PP ज़्यादा चाहिए, तो क्या करें, साइज छोटा लीजिए। मतलब लिथियम प्लस की सबसे ज़्यादा क्या होगी, इन चारों में पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो उसके क्लाउड को डिस्टोर्ट करेगा, वो टूट जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू F2। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए F2 के इक्वल, स्पीशीज होनी चाहिए पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से जो आपका MOT है वहाँ से क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही आसान है बेटा। तो अगर हम देखें तो F2 का भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हम उसी मेथड से निकाल लेते हैं। हमने कहा सर F2 में अगर हम देखें तो कितने हो गए भाई, 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पीशीज है। तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2 बाद में लगाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, और यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, फिर आएंगे बेटा एंटी बॉन्डिंग वाले, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये है लेस देन 14 वाला, मतलब ग्रेटर देन 14 वाला, और लेस देन इक्वल टू 14 रहा तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर पहले क्या यहाँ पे चेंज होता है, पाई वाले पहले आ जाते हैं, पाई 2px, पाई 2py, ये बराबर है एनर्जी में सिग्मा 2pz। उसके बाद सेम है ऊपर जैसा। तो हमने कहा 18 है, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
कितना हो गया भाई, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अगर आप करोगे, देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग में कितने आए बेटा 6, एंटी बॉन्डिंग में 4 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो हमने कहा F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, और वही इन्होंने बोला था कि भाई बॉन्ड ऑर्डर F2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए बेटा 1, और पैरामैग्नेटिक चाहिए लेकिन इनको ना, F2 तो नहीं है पैरामैग्नेटिक, लेकिन इन्हें जो आंसर में चाहिए वो पैरामैग्नेटिक चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, H2, O2, B2, Li2। H2 में क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s2 लेस देन 14 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने, O2 है तो बेटा 16 है, B2 है तो बेटा 10 है, और लिथियम में तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 होते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि 2 है तो बेटा ये तो नहीं है पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 1 ही आएगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक नहीं है। O2 में 16 है तो यहां भरा जाएगा, इसके 18 थे तो सर 2 निकाल देते हैं, एक यहां से निकलेगा बेटा, एक यहां से, पैरामैग्नेटिक तो है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग में 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा 2 हैं, बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, तो O2 आंसर नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बराबर नहीं है। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 6 8 9 10, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन बचे बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा दोनों पाई में, तो पैरामैग्नेटिक भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B2 यहां पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। सिमिलरली आप Li2 का भी भर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर शेप इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन कौन सी शेप प्रोड्यूस नहीं कर सकता? ऑप्शंस में आपके पास सीसो भी है, आपके पास लीनियर भी है, आपको एक ट्रायंगुलर प्लेनर दे रखा है ना, और टी शेप्ड है। तो sp3d मतलब स्टेरिक नंबर क्या रहा होगा बेटा, क्योंकि आपके एक S 3p और एक D हैं, तो भाई टोटल 5 हो गए, तो आपका क्या है स्टेरिक नंबर 5 रहा होगा। क्या बनाना है sp3d, तो मैंने कहा 5। सर कैसे कैसे बना सकते हैं, तो 3 ये वाला आपने देखा होगा बेटा, है ना, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हमने सर देखा है, आपके पास मान लीजिए PCl5 है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब क्या करते हैं, एक एक एटम को हटा के एक एक लोन पेयर वाले केसेस लाना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 4 एटम है, सेंट्रल के साइड में 4 एटम है और सेंट्रल पे एक लोन पेयर है, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। ये क्या है सर, ये तो सीसो हो गया, जिसपे बच्चे झूलते हैं, आपने देखा होगा, एक साइड इधर कोई बैठ जाए, एक साइड इधर कोई बैठ जाए, तो ऊपर नीचे है ना, वो वेट के अकॉर्डिंग होता रहता है। चलिए, तो सीसो हो गया। सर 2 लोन पेयर लगा देंगे अगर, तो भाई ये लीजिए, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक ही बचेगा इस तरीके से, ये आपका टी शेप्ड हो गया। और 3 लोन पेयर हो गए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। लोन पेयर, मुद्दे की बात यह है कि लोन पेयर आपकी बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, है ना, I3 माइनस का इस तरीके से बनता है। चलिए, अब तो क्या नहीं बना, तो मैंने कहा सर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भी बन गया, सीसो भी बन गया, टी शेप भी बन गया, लीनियर भी बन गया, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बनेगा, वो गलत है। मतलब ये चाह रहे हैं कि इधर एलिमेंट हो और इस तरह से एक, है ना, एक ट्रायंगल बन जाए प्लेन में। अब क्योंकि 3 एटम आ गए तो ये सोच रहे हैं कि लोन पेयर ऊपर नीचे, वो नहीं हो सकता ना, लोन पेयर तो ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। कहीं आप सोचो कि सर ये 3 मतलब प्लेन में ले लें और लोन पेयर को ऊपर नीचे कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए, वो इक्वेटोरियल पे ही आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एट ए गिवन टेम्परेचर इज प्रेडिक्टेड टू बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सोल्व किया बेटा, विस्कोसिटी वाला, सिमिलर क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंटरमोलिकुलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में क्या है, इंट्रामोलिकुलर है, सेम मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। अगर आप चाहते हो बॉइलिंग पॉइंट कम रहे या वेपर प्रेशर ज्यादा रहे, भाई कब होती है चीज बॉइल, जब आपका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि वेपर प्रेशर कम रहे, किसी टेम्परेचर पे आपकी कम वेपर्स वेपर फेज में जाएं, मॉलिक्यूल को, लिक्विड फेज को छोड़ के, तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। उस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल पकड़ के रखें, तो अलग अलग मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होना चाहिए। सेम के अंदर अगर इंटरेक्शन, उससे क्या फायदा है। तो इंटरमोलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो हेल्प करेगी मुझे बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने में या वेपर प्रेशर को घटाने में। और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर होती है बेटा, ऑर्थो में हमने देखा इंट्रा होती है। तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑर्थो का पैरा से ज्यादा रहेगा,
यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा रहेगा मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमने ऐसे ही देख लिया है, क्योंकि हमने द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी सोल्व टुडे वाज बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है केमिकल बॉन्डिंग से। अगेन 2-3 ऑर्डर पूछे हैं इन्होंने। एक हमारे पास है एसिडिक स्ट्रेंथ का, फिर इन्होंने पूछ दिया है अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ पे है, तीसरा वाला है ऑक्सीडाइजिंग पावर, और वही आपका पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस उस वाले पे पूछा है जो आप देखते हो जनरली, है ना, क्योंकि आपको वो लिखाया जाता है कि भाई ये वाला याद रखना, आप गलत कर सकते हो। पहला वाला एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है ऑप्शन नंबर 1 में HClO4 दैट इज योर पर क्लोरिक, फिर क्या हो जाएगा HClO3 योर क्लोरिक विद +5, फिर आपका हो जाएगा बेटा HClO2 एंड देन दे रखा है HClO जो आपका हाइपोक्लोरस, दिस इज क्लोरस। HClO4 अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल यूज इज कि इफ यू वांट योर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग देन इट्स कॉन्जुगेट बेस शुड बी मोर स्टेबल, है ना। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने कहा अगर आप पर क्लोरिक का बनाएंगे तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, H प्लस गया, माइनस आ गया, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे भाई, ये माइनस यहाँ आ सकता है, यहाँ पे जा सकता है ना। तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आ सकता है, फिर यहाँ पे भी आ सकता है। मैंने कहा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। HClO3 में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे जब आप माइनस लगाओगे तो ये माइनस यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे OHCl, यहाँ पे वो अकेला ही बेचारा रहेगा, यानी कि उस माइनस चार्ज का डिलोकलाइजेशन केवल जो आपका क्लोरीन है वो उसके डी ऑर्बिटल्स में कर सकता है ना? तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी उस अनायन की उतनी ही बढ़ेगी, विच मीन्स कि आपका ये सबसे एसिडिक होगा बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना चाहें, जो कि आपका क्या है बेटा, H3PO4, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, तो आप कहोगे सर H3PO4 तो P डबल बॉन्ड O, OH, 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 P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। तब कहोगे सर ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, कौन सा वाला कंपेयर करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको K1 ही कंपेयर करना है, क्योंकि अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, क्योंकि K1 काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है बेटा K2 या K3 से, तो पहला वाला H+ लूज करेगा, हमें उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। कैसे करेंगे, तो एक बात समझिए कि जैसे ही आपका मान लीजिए H+ गया, माइनस बना, कॉन्जुगेट बनाया हमने, तो हमारा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सर बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या फंडा आप यूज़ करोगे कि देखिए यहाँ पे क्या बदल जाता है, इसकी स्टेबिलिटी मुझे देखनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये वाला जो है इधर कॉन्जुगेशन में जाना चाहेगा, ये वाला इधर जाना चाहेगा, ये वाला इधर जाना चाहेगा, ये वाला इधर जाएगा। क्या इसमें कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऐसा हिंड्रेंस या फिर कोई ऐसा है जो स्टेबिलिटी को घटा रहा है। मैंने कहा कि 2 हाइड्रोजन है, वो तो बेचारे क्या ही करेंगे। यहाँ पे बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन जो अपना माइनस इधर डाल के, मतलब इसके साथ कॉन्जुगेशन करना चाह रहा है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ, तो इसका जो प्लस एम है या इसका जो प्लस एम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो इसका प्लस एम आएगा। मतलब एक क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन बन रही है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन करने वाले मतलब ये इस रास्ते से निकलना चाह रहा है, लेकिन उस रास्ते पे ये भी जाना चाह रहा है और ये भी जाना चाह रहा है, तो उस रास्ते पे इसकी जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस मिल रहा है बेचारे को। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ये वाला ऑक्सीजन भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन करने के लिए ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है ऐसा जो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर सके, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा यहाँ पे, ये, फिर ये, फिर ये। एनसीईआरटी में यही ऑर्डर है और आपको यही मानना है। थोड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, कहीं पे H3PO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, और H3PO2 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO4, दिस शुड बी आवर फाइनल ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या आपको यही दिया हुआ है, हमने कहा जी नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले आप और भी देखिए, कोई और भी इनकरेक्ट हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 2 तो गलत है ही, 1 सही था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, 2 में गलत है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है आपका, वही आपका हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक पर क्लोरिक, लेकिन उनमें
एसिडिक स्ट्रेंथ तो पूछ चुके थे पहले, ये पूछ रहे हैं आप ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो किस तरीके से वेरी करेगा, और बोल रहे हैं कि इस तरीके से ही वेरी करेगा जिस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी कर रही थी। तो अगर आप अगेन स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई पर क्लोरिक का सॉरी नॉट पर क्लोरिक, तो आप क्या कहोगे सर डबल बॉन्ड ओ पर क्लोरिक है ना, दिस इज क्लोरिक। तो पर क्लोरिक का हमने बनाया, ठीक है, परऑक्सी लिंकेज नहीं लेकिन पर क्लोरिक बोलते हैं ना। तो जो हम बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं है पर नाम में आ गया तो दैट हैज़ टू बी परऑक्सी, नॉट नेसेसरी। तो ऐसा अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका एसिडिक जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब आप ऐसे सोच के गलत कर सकते हो कि सर ये +7 में है, ये +5 में है, ये +3 में है, ये +1 में है। अब यहाँ से इस पे +7 चार्ज है, तो ये देखिए ऑक्सीडाइज कब करेंगे जब खुद रिड्यूस होंगे। तो सर ये +7 में ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, ये उससे +5 में है थोड़ा कम इजीली रिड्यूस होगा, ये और कम, ये और कम। तो सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करना चाहिए दैट शुड बी HClO4, लेकिन दैट इज रॉन्ग। द एक्चुअल ऑर्डर इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग नेचर HClO, HClO2, then 3, then 4. 4 इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर है 4 का, HClO4 का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब क्लोरीन के साथ इस तरीके से आपके ऑक्सीजन क्या है जुड़ने लगते हैं तो उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे भाई इस तरीके से 3 जुड़े हुए हैं, एक 4 एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी है, तो इस तरीके से क्या है आपके पास डिक्रीज होते जा रहे हैं जो क्लोरीन ऑक्सीजन के बॉन्ड हैं। जितने ज़्यादा यहाँ पे हैं उतनी ज़्यादा क्या है बेटा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी है। तो ये नहीं चाहेगा कि मैं +7 से यहाँ से रिड्यूस हूँ, उसको रिड्यूस करना उतना ही मुश्किल होगा। तो सबसे इजीली रिडक्शन जिसका हो सकता है वो आपका HClO का होगा, ठीक है। हमें इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप याद रखना ये कि HClO का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है एज कंपेयर टू HClO2, 3 और 4, ठीक। तो ये भी गलत दिया हुआ है, तो 2 और 3 दोनों ही गलत हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th विच इज लास्ट क्वेश्चन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द साइज रेशियो इज मिनिमम। हमें मिनिमम साइज रेशियो फाइंड करना है, मतलब पीरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो किस केस में आपका साइज रेशियो बेटा मिनिमम है, देख लेते हैं। क्या दिया है हमें, एक एनायन बनाया है और एक जिस चीज का एनायन बना है मतलब जो वो एलिमेंट रहा होगा वो दिया है। जैसे 15th की बात हम कर रहे हैं, Li माइनस डिवाइडेड बाई Li मतलब उसका साइज, ये साइज का रेशियो है बेटा। दूसरा क्या है, हाइड्राइड बाई हाइड्रोजन, H एटम बेसिकली, और आपका Na माइनस डिवाइडेड बाई Na का साइज, ये साइज कंपेयर करने हैं हमें। देखिए एक बात समझते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन वाली की बात करें तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, आपने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, प्रोटॉन पहले 1 था, प्रोटॉन अभी भी 1 है, ठीक है। ये कहानी है बेचारे की। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पे पहले कितने प्रोटॉन्स का जेड इफेक्टिव लग रहा था, ऐसे समझिए 1 वर्सेस 1 था, एक प्रोटॉन था न्यूक्लियस में जो उस 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अभी मतलब दोनों में इंटरेक्शन है ना। अब 1 प्रोटॉन हुआ लेकिन क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 1 हमने और डाल दिया है, राइट। तो 1 ऑलरेडी था और माइनस किया तो 1 एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो अब क्या हो गया बेटा 1 वर्सेस 2 हो गया, सीधा 1 वर्सेस 1 से 1 वर्सेस 2। तो इस केस में जो आपका साइज बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रेशियो तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, ये वैल्यू तो क्या है लार्ज है बाकी की कंपैरिजन में। क्योंकि अगर मैं लिथियम में देखूं तो मैंने कहा सर पहले 3 थे मेरे पास इलेक्ट्रॉन, 3 थे प्रोटॉन तो 3 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। इस केस में सर मेरे पास 11 थे, अभी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, प्रोटॉन तो 11 ही हैं, यहाँ पे पहले 11 थे और 11 ही प्रोटॉन थे। तो 11 प्रोटॉन लगाएं 12 इलेक्ट्रॉन्स पे, आपका क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे में वो एक्चुअल साइज तो है ही जितना पहले था, उससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो आपका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बेसिकली, जितना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा साइज में उतना ज़्यादा बेसिकली वो आपका रेशियो वहाँ पे आएगा, बोल सकते हो। तो आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेकिन प्रोटॉन आपके पास एक्चुअली में 11 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेकिन प्रोटॉन आपके पास 1 ही है। तो वहाँ पे जो साइज में इंक्रीमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं वो वहीं से तो डिसाइड होगा बेटा आपका साइज। आपके पास 3-3 के रेशियो में कुछ था, फिर आपके पास 3 वर्सेस 4 हुआ है, 11 वर्सेस 12 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए एक पहलवान था, 2 लोग लड़ रहे थे, ठीक है। अभी क्या है कि एक बंदे को हमने क्या है 2 कर दिया है, तो 1 वर्सेस 2 हो गया है, तो 1 वाला तो पक्का हार जाएगा ना यार, है ना। अगर आपके 11 बंदे थे एक टीम में और 11 एक टीम में,
और दूसरी टीम में हमने 11 वर्सेस 12 कर दिया है, तो कोई ठीक है, 11 बोलेंगे ठीक है, 12 ही हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट डबल हो गए हैं, ये 1 से 2 हो गए हैं, यहाँ पे ऐसा डबल जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हाँ मैं इन 11 को 22-23 कर दूं तो मैं कहूँगा यार साइज तब तो फिर काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही प्रोटॉन था, उसमें हमने क्या बेटा फिर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, डबल हो गए हैं डायरेक्ट आपके। तो यहाँ पे साइज सबसे ज़्यादा होगा, H- वर्सेस H करोगे तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा आएगा, है ना। और सबसे मिनिमम जो आएगा वो आपका इस केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स का 12 पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, मिनिमम अगर हमें बताना था तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, वहाँ पे मिनिमम रेशियो ये होगा आपका एनायन बाई योर एक्चुअल जो आपका एटम था उसका रेशियो, तो ऑप्शन नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम फिजिकल केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा फिजिकल का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बोला है, आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेटिंग ए फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। फेरिक हाइड्रोक्साइड मीन्स, तो सरफेस केमिस्ट्री से आसान क्वेश्चन है, FeOH थ्राइस, है ना। इसका जो सोल है उसको कोगुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सोल होता है बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो Fe3+ का एड्सॉर्प्शन की वजह से क्या है, ये सोल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो इसको अगर मुझे कोगुलेट कराना है तो मुझे एक नेगेटिव चार्ज वाला जो है आपके पास कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा होगा, देखिए मोस्ट इफेक्टिव मतलब जिसकी मैं सबसे कम क्वांटिटी डालूं और ये सोल क्या हो जाए बेटा वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाए, वो होगा आपका सबसे मोस्ट इफेक्टिव, जिसकी सबसे कम क्वांटिटी में क्या है ये सारा प्रेसिपिटेट हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा करने के लिए जो आपका नेगेटिव चार्ज है बेटा वो क्या होना चाहिए आपके पास, जिस पे सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे आसानी से इसको क्या कर देगा, वहाँ पे कोगुलेट कर देगा। तो अगर हम देखें पहला वाला है बेटा KCl, और किसका चार्ज देखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे Cl माइनस निकल के आया, हमने कहा -1 चार्ज है। फिर हम आए बेटा KNO3 पे, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, NO3 माइनस निकल के आया। फिर हम आए बेटा K2SO4 पे, यहाँ पे क्या निकल के आया, सल्फेट पे -2 निकल के आया। अब तक सल्फेट जीत रहा है। फिर आगे चले हमने कहा क्या कोई और है जो इसको हरा सकता है, हमने कहा बिल्कुल K3FeCN6, इसमें बेटा K3 K पे +1 तो इस पे हो गया बेटा +3, तो इस पे कितना होगा 3 -3 जो भी आप बोलना चाहें -3। तो अब तक क्या है ये वाला जीत जाएगा, और इसकी सबसे कम क्वांटिटी अगर आप डालोगे इस इलेक्ट्रोलाइट की तो वो सबसे जल्दी कोगुलेट क्या है वहाँ पे कर पाएगा। तो FeCN6 जो है बेटा ये वाला जो है आपको सबसे जल्दी कोगुलेट कर देगा इसको, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है और मोलर कंडक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ सोल्ट की दी हुई है, और फाइनली एक तो आपके पास यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे देखिए मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है किसकी बेटा, एक तो आपको दे रखी है Mg, है ना, ये मैग्नीशियम फोमेट की है। फिर हमारे पास MgCl2 की है, फिर हमारे पास HCl की है, और बतानी किसकी है फाइनली, फॉर्मिक एसिड की मुझे मोलर जो है कंडक्टिविटी यहाँ पे बतानी है। तो इन सब की वैल्यूज़ मुझे दे रखी है ना, जैसे इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, इसकी दे रखी है 230, इसकी दे रखी है मुझे 280, इसकी दे रखी है 425। यूनिट सबकी सेम है, साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सारी कंडक्टिविटीज़ की यूनिट सेम है। मैंने कहा अगर मैग्नीशियम फोमेट है तो बेटा क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना, वैसे भी एक सोल्ट है, इसको डिसोशिएट कर लीजिए आप। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा यहाँ से, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस ये 2 हैं आपके पास, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयन। यहाँ पे इसकी जो होगी बेटा वो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस, है ना, क्योंकि 2 क्लोराइड मिलेंगे। और यहाँ पे हो जाएगी बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दैट इज 425। इन तीनों को मैं किन तरीके से मैनिपुलेट करूँ, किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ कि मेरे पास फाइनली क्या आ जाए, मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी फॉर्मिक एसिड की दैट वुड बी H+ की मोलर कंडक्टिविटी प्लस आपकी यहाँ पे फॉर्मेट आयन की, ये आना चाहिए। मैंने कहा देखिए H+ एक ही जगह से आ रहा है, वो इसमें है, मतलब ये तो जुड़ेगी, ये माइनस नहीं करनी है ना। लेकिन Cl क्या होना चाहिए बेटा, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि Cl मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहीं पे भी नहीं चाहिए। यहाँ पे 2Cl है,
तो मतलब इस वाली को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इंटू 2 कर लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस। ठीक है, अब क्या करूं, तो मैंने कहा जो ये वाली है HCl वाली, उसका 2 टाइम्स किया, ठीक है, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये MgCl2 वाला, MgCl2, तो 2 Cl से 2 Cl कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन Mg भी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी माइनस में आ जाएगी, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा किसी को। मैंने कहा इसको ऐड कर दो, या ऐसे भी देख लो, अगर आपको H प्लस और फॉर्मिक चाहिए तो इस रिएक्शन को और इसको, इन दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा तभी तो आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो मैंने कहा प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ योर मैग्नीशियम फॉर्मेट, तो ये लेकिन किसकी आएगी बेटा, क्योंकि ये 2H प्लस जुड़ रहा है और 2 ही फॉर्मेट हो रहा है, तो डबल आएगी, है ना। तो मैंने कहा कि ये चीज़ क्या आएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू 425 दैट इज 850 माइनस आपका दूसरा वाला है बेटा 280 प्लस लास्ट वाला है 230, ये -50 आया तो ये आ गया 800। लेकिन ये 800 किसकी आई है, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, नॉट Cl माइनस, फॉर्मेट आयन। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फॉर्मिक एसिड की, तो मुझे H प्लस की और केवल फॉर्मिक की चाहिए, उसका 2 टाइम्स नहीं चाहिए, तो बाई 2 कर दो, बाई 2 करेगा तो कितना आएगा बेटा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, जिस तरीके से मतलब बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है, फैराडेज लॉ, बोल रहे हैं हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1/4 ग्राम यानी कि 0.25 ग्राम्स ऑफ, आपको एक +5 में एक मेटल दे रखा है Nb, ठीक है, अब इसका नोबियम है या जो भी है आप नाम देख लेना, लेकिन मुद्दे की बात है +5 में है, इसको अपने को बेटा क्या करवाना है, वहां पे कैथोड पे डिपॉजिट करवाना है, तो मतलब 0 में चला जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। +5 से 0 में मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए होंगे, है ना। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने कहा मेरे पास Nb है +5 में, वो 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा और Nb सॉलिड बन जाएगा, कितना, लेकिन मुझे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे इतना डिपॉजिट नहीं कराना है ना, तो मतलब इसका 1 मोल अगर मुझे कराना है तो मुझे कितना मोल चाहिए बेटा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है, मतलब 5 फैराडे में इसका 1 मोल जो है डिपॉजिट होगा। लेकिन करवाना कितना है, 1/4 ग्राम्स, 1/4 ग्राम मतलब कितने मोल हो गए बेटा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, एंड मोलिकुलर वेट इज गिवन इज 93। मैंने कहा इतने मोल हैं, 1 मोल में 5 फैराडे, तो इतने मोल में कितने फैराडे, 5 फैराडे इंटू 1/4 इंटू 93, इतने फैराडे। और ये आपका बेटा अगर आप सोल्व करोगे, हमें फैराडेज में ही आंसर करना है, ये आपका जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻² फैराडेज, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बोला गया है 0.002 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, डिसोसिएशन 90% है, 27 डिग्री सेल्सियस है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I कॉन्सेंट्रेशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हाँ वो लिक्विड वाला R, और आपका T। NaCl है, पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा है, 90% ही हो रहा है, तो Na प्लस Cl माइनस, कॉन्सेंट्रेशन C मान लो, C माइनस C अल्फा, ये आएगा बेटा इक्विलिब्रियम पे C अल्फा, टोटल इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया, C माइनस C अल्फा प्लस 2C अल्फा, इनिशियल था C, यही तो I होता है, तो I अपना आ गया 1 प्लस अल्फा, तो I की वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस अल्फा दे रखा है 90% विच मीन्स 0.9, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.002, और R अपना हो जाएगा बेटा 1/12, किस में बताना है, बार में ही आंसर करना है ना, अगर आपको बार में ही आंसर करना है तो आपका 1/12 ही आएगा फिर, और हमसे पूछा गया है 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन। अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, है ना, तो आपका एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, है ना। एटमॉस्फेयर बार मोर और लेस सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपका 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार इतना होता है, तो वो 1 पॉइंट समथिंग ही है, तो आप इसको बार में भी मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर बेटा आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 0.094
कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यूज़ रखनी है आपको ना। आप इतना तो नहीं चाहोगे कि भाई ये बैठ के मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, वेरी इजी, आप कर सकते थे बेटा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 20 में हमसे बोला गया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो उसकी मोलैलिटी दे रखी है और हमसे पूछ रहा है भैया मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, जहां पे आपको मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, हम कर सकते हैं आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अपने को दे रखा है मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी। मोलैलिटी इज गिवन एज हाउ मच, 1। ठीक है बेटा, तो मोलैलिटी क्या होती है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोलवेंट, और वो भी केजी में। एक्वस सॉल्यूशन होना है तो पानी मान लेते हैं। ये 1 दे रखी है, मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, विच मीन सोल्यूट प्लस सोलवेंट। 1 दे रखा है तो एक काम करते हैं अपन, मान लेते हैं 1 मोल था सोल्यूट का 1 केजी पानी में। 1 केजी पानी मतलब हो गया 1000 ग्राम पानी। 1000 ग्राम पानी मतलब हो गया बेटा 1000/18, इतने मोल्स ऑफ पानी। क्योंकि गिवन वेट हो गया 1000 और पानी का जो मोलिकुलर वेट है बेटा वो 18 है, और सोल्यूट के कितने मोल्स माने हैं हमने, 1, डिवाइडेड बाई 1 मोल सोल्यूट का, और पानी का कितना मोल, 1000/18, ये आ जाएगा 18/1018। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0177, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्स से वाई बन रहा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कहा एक्स कुछ यहाँ पे था, एक्सोथर्मिक है मतलब बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी आपके रिएक्टेंट से कम होगी और बीच में कुछ ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की है, दोनों का जो डिफरेंस है उसी को डेल्टा एच बोलते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, वो नेगेटिव है, और कितना है, -140, है ना। पता लग रहा है कि भाई क्योंकि रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपका -140 आ गया बेटा, किसका, ये आ गई आपकी किलो जूल पर मोल। ये क्या है, डेल्टा एच है ना, एंथैल्पी होगी आपकी, डेल्टा एच हो गया। और ये क्या है, यहां से यहां तक ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, कि अगर एक्स से वाई बन रहा है तो कितनी है बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये दे रखी है 100 किलो जूल पर मोल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर आप वाई से एक्स बनाएंगे तो उस प्रोसेस के लिए आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी। देखिए बेटा अगर वाई से मुझे एक्स बनाना है तो मुझे कितना चढ़ना पड़ेगा यहां तक। मेरे अगर वाई वाले जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी अगर इतनी हुई तो आराम से फिर वाई से एक्स बन सकता है। तो ये कितना है, यहां से यहां तक का 100 ये रहा और 140 ये रहा, उसको घटा मत देना ना, क्योंकि ऐसे अगर आप जाओगे तो आपको वो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, मतलब उतनी टोटल आपके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, विच मीन्स समेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज 100 + 140 240 किलो कैलोरी पर मोल आपके पास एनर्जी जो है वाई की होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वाई से एक्स बने। ठीक है, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे जितनी भी एक्स की एनर्जी थी, मैंने टॉप पॉइंट जो था, जो मैक्सिमम मेरा पीक था जो उस एनर्जी प्रोफाइल में, मैंने उन दोनों का डिफरेंस लिया और मैंने बोला कि दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब वाई से बनाऊंगा तो मैक्सिमम पीक यहां पे है, तो ये पूरा बेटा आएगा आपका 100 + 140। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन for 50% completion and 93.75% completion of first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोल रहा है कि भाई उसको पहले 50% कंप्लीट करवा दो, उसमें कुछ टाइम t1 आया, दैट इज t हाफ, है ना, क्योंकि आधा आपका खत्म हो गया रिएक्टेंट। फिर आप 93.75 इतना खत्म करा दो रिएक्टेंट्स को, उसमें कुछ टाइम आया, जो भी आया, तो इन दोनों टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो सिंपली बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज t is equal to 0.693 by k into log a initial by a final। मैंने कहा जब आप t हाफ की बात कर रहे हो कि 50% खत्म हो जाए
दैट वुड बी 0.693 बाई के, तो कांस्टेंट रहेगा। लोग इनिशियल में मान लीजिए ए नॉट था, हाफ पे बेटा ए नॉट बाई 2 ही बचेगा। ये वो क्वांटिटी है जो रिमेनिंग है, ये वो नहीं है जो चली गई है। ये एक ही कॉन्सेंट्रेशन है फाइनली, 50 गया तो 50 बचा है। लेकिन जब आप बात करोगे कि कितना खत्म हो जाए, 93.75% खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि 0.693 बाई के इंटू लोग इनिशियल में ए नॉट था और फाइनल में कितना बचा है बेटा, 100% था, उसमें से कितना चला गया 93.75, तो मेरे पास तो 6.25% बच गया, मतलब 6.25 बाई 100 इंटू ए नॉट। इन दोनों का रेशियो आपको मांगा है, यहां से ये कैंसिल हो गया और तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, ये तो ए नॉट से ए नॉट गया, log 2 आ गया ऊपर ये वाला, तो log 2 बाई ये क्या हो जाएगा बेटा, log 100 बाई 6.25, दैट इज log 2 बाई log 100, ये हटाओ 2 0 यहां ले जाओ, 00 बाई 625। इसको थोड़ा सा काट पीट लेते हैं, 25 से काट दीजिए, 400 बाई 25, 25 625, और ये कट जाएगा बेटा 16 टाइम्स। तो ये आ गया log 2 बाई log 16, कितना आ गया यहां से, ये log 2 बाई log 16, log 16 को लिख दो 2 to the power 4, 4 आगे आ जाएगा बेटा, तो log 2 बाई 4 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, रेशियो कितना आ गया 1:4, और 1:4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पे बात ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है कि यहां पे बेटा बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन आता है, तो अगर आप इतना खत्म करना चाह रहे हो तो बचा कितना होगा वो ले लीजिए और फिर बाई 100 भी कीजिएगा, क्योंकि 6.25 तो नहीं बच सकता ना भाई, ए नॉट इनिशियली था उसका 6 टाइम कैसे बच सकता है, मतलब वो परसेंटेज में है ना, तो बाई 100 करना ना भूलें, गलती हो सकती है, और वहां से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एफसीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। यस, तो एफसीसी अपने को पता है क्या होता है भाई, एफसीसी जो यूनिट सेल है आपके एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स और बेटा फेस के सेंटर्स में होते हैं ना, फेस के बीच में। तो मैंने कहा जो कॉर्नर्स पे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा 1/8 23, तो एफसीसी की बात कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे कितने होंगे 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन 1, एक एटम इफेक्टिवली। फेस सेंटर के अगर बीच में है तो अब किसी, ये मेरी वॉल है, इसके बीच में अगर आप एक एटम रखोगे तो आधा आधा रहेगा, आधा दीवार के इस तरफ आधा दीवार के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ। कितनी दीवारें होती हैं एक कमरे में, 6 है ना, मतलब आपको छत और ये भी लगानी है ज़मीन, तो ये आसान है 3। तो मैंने कहा टोटल जो एटम होंगे एफसीसी में वो 4 होंगे। दूसरी बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती हैं, जो टेट्राहेड्रल होती हैं बेटा वो 2 टाइम्स होती हैं, ये हो जाएंगी 8। कहाँ पे होंगी सर, अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो मान लीजिए भाई ये आपकी एफसीसी है, तो आपका बेटा ये कॉर्नर पे हो गया, इस फेस, ये जो टॉप फेस है इसके बीच में जो होगा वो फ्रंट वाले फेस के बीच में जो होगा वो टच करेंगे सारे, है ना, और आपका जो ये जो इधर वाली वॉल है जो दिख नहीं रही है उसके जो बीच में होगा वो 3 फेस के बीच वाले, मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी वो क्या है बेटा 3 फेस के जो सेंटर पे हैं वो प्लस एक जो कॉर्नर पे है, ये मिलके बनाएंगे। तो ऐसे ही हर कॉर्नर वाला बनाएगा, 8 कॉर्नर है, कितनी बन जाएंगी 8, वही बननी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात जो निकल के आती है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखिए आसान सा तरीका है, आपकी एचसीपी और एफसीसी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कैसे निकालेंगे सर, जो कॉर्नर वाला है वो कितनों को टच कर रहा है बेटा, भाई आप जिस भी रूम में बैठे हो कॉर्नर पे देखिए उसके साथ कितनी दीवारें हैं बेटा, 3 दीवारें हैं, है ना, तो हर कॉर्नर के साथ 3 दीवारें आपको मिलेंगी। छत को भी एक दीवार ही मानना है और आपको ग्राउंड फ्लोर मतलब जो आपका जमीन है फर्श उसको भी एक दीवार ही मानना है। तो हर कॉर्नर 3 दीवार से कनेक्टेड है, तो हर दीवार के सेंटर में हमने एक एटम लगाया है और उन तीनों से क्या है ये कनेक्टेड है। फेस सेंटर्ड का मतलब ये कि फेस के बीच वाली से ये कनेक्टेड है, मतलब टच में है। तो मैंने कहा कि जो फेस पे मेरा है, जो मेरा सेंटर पे है वो 3 से कनेक्टेड है, और जो ऐसे यानी कि जो कॉर्नर पे है बेटा, माय बैड, जो कॉर्नर पे है वो फेस के 3 वालों से कनेक्टेड है जो 3 फेस पे हैं। तो ये कितने क्यूब में होगा ये कॉर्नर वाला, 8 क्यूब्स में। तो मैंने कहा कि 3 इंटू 8 टोटल 24 से कनेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, जो ये हाफ में है, ये जो बीच में है जिससे कनेक्ट कर रहा है उसका उस सेल में उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या ये जिन बाकी 8 में आएगा उन 8 में
क्या ये भी किसी यूनिट सेल में दोबारा आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। जैसे ये वाला जो है बेटा टॉप वाला, इसके ऊपर जो यूनिट सेल बनेगी उसमें भी तो आएगा ना ये, तो मतलब बाई 2 कर दीजिए आप, तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ऐसे अगर हम सोचें, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एफसीसी कंटेन्स टोटली 8 टेट्राहेड्रल, यस टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं, पहला सही है। इन एफसीसी एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर कंट्रीब्यूट 75%। तो फेस सेंटर पे कितने प्रेजेंट हैं? हमने देखा 3 प्रेजेंट है। टोटल कितने होते हैं बेटा? 4। तो कितना परसेंट हो गया? 75। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। इन एफसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, अभी देखा 12 है। लास्ट, इन एफसीसी स्ट्रक्चर ए फेस, ये बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कौन बनाते हैं? एक फेस वाला और 3 कॉर्नर वाले। जी नहीं, 3 फेस वाले और 1 कॉर्नर वाला। ऑप्शन 4 गलत है। आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 says the rate of diffusion of CH4 at a given temperature is twice that of a gas X। उस गैस जो है भाई आपकी X, उसका मोलिकुलर वेट क्या है? गैसेस स्टेट का आसान क्वेश्चन डिफ्यूजन पे। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस तरीके से आपका रिलेटेड है किसी गैस के मोलिकुलर वेट से, डेंसिटी से, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, उन सबसे डिफ्यूजन का रेट किस तरीके से इंटर रिलेटेड, मतलब किस तरीके से रिलेटेड है। कैसे किसी एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो रेट चेंज होगा। हमने कहा कि वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आता है कुछ इस तरह से, PA/√Tm। टेम्परेचर मोलिकुलर मास के इन्वर्स, उसके रूट के इन्वर्स, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से गैस क्या है बाहर निकल रही है, डिफ्यूज हो रही है। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा देखिए एरिया के बारे में कोई बात नहीं की, प्रेशर के बारे में बात नहीं की, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं की। द ओनली थिंग विच इज जो ऑब्वियस है वो है मोलिकुलर मास। तो मैंने कहा रेट जो CH4 के डिफ्यूजन का होगा और उस गैस के X का जो होगा दैट वुड बी मोलिकुलर मास ऑफ गैस X, इनवर्स आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे बाई CH4 और ये वैल्यू दे रखी है 2। तो यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा mx इज इक्वल टू 4 टाइम्स मोलिकुलर मास ऑफ CH4, सबको पता है 16, तो कितना आ गया 64। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं? एक रिएक्शन दी है आपको कि HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड और आपके NH4+ इनकी रिएक्शन हुई और नाइट्रिक एसिड ने इसको ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस हो गया NO2 में, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया N2 में। N2 में नाइट्रोजन 0 में है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इन्होंने क्या पूछा है कि अगर 1 मोल है इसका है या किसका है? नहीं, इसका नहीं है बेटा। इन्होंने पूछा है कि अब ये सिचुएशन है आपके पास एंड द क्वेश्चन सेज कि आपके पास 1 मोल अमोनियम सल्फेट है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल्स नाइट्रिक एसिड के लगेंगे? तो अमोनियम सल्फेट की जब आप बात करोगे तो बेटा उसमें NH4 ट्वाइस SO4, 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 2 मोल NH4+ आएंगे। तो पहली बात तो ये, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास, और हम क्या बोल देते हैं कि ये जो रिएक्शन जो भी हुई बेटा इसमें क्या होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, विच मीन्स कि HNO3 के इक्विवेलेंट्स कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4+। इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बेटा? इसके मोल्स कितने हैं इनटू इसका n फैक्टर इज इक्वल टू इसके मोल्स। NH4+ के 2 मोल दिए हुए हैं, n फैक्टर क्या होगा? -3 से 0 में गया, कितने का चेंज आया? 3 का, वही n फैक्टर है। इसके मोल्स निकालने हैं, x मान लिया, इसका n फैक्टर +5 से +4, 1 का चेंज आया, दैट इज योर n फैक्टर। 2 × 3 is 6, x इज इक्वल टू 6। आंसर हो जाएगा बेटा 6, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एवोपोरेशन ऑफ 90 ग्राम, मतलब पानी है 90 ग्राम, उसको बेसिकली एवोपोरेट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है वेपर्स बन गई हैं। पूछ रहे हैं इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो आपको और एंथैल्पी चेंज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 1 मोल पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज इक्वल टू 40.8 किलो जूल पर मोल। मतलब उतना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे हो रहा है ना। वो एवोपरेशन का है, केवल एवोपरेट करने के लिए आपको उतना डेल्टा H लगेगा 1 मोल को।
हमें बताना है बेटा डेल्टा यू 26। तो आपका H2O है वो कहाँ जा रहा है बेटा, आपका लिक्विड गैसेस में जा रहा है। एक चीज़ जो दे रखी है कि डेल्टा H ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू 40.8 किलो जूल पर मोल। आपको R भी दे रखा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। ये आपको R दे रखा है। टेम्परेचर दे रखा है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस विच मेक्स इट टू 373 केल्विन। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखिए कैसे आप निकाल सकते हो। हमें पता है कि भाई ऐसा कुछ हो तो अपन क्या लगा सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है, डेल्टा H बेटा कितने के लिए निकालना है, 90 ग्राम। मास दे रखा है बेटा कितना है जिसके लिए कर रहे हैं हम एवोपरेट, 90 ग्राम। 90 ग्राम का मतलब बेटा कितना हो गया, 90/18 मतलब 5 मोल। 5 मोल के लिए डेल्टा H कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 40.8, 40.8 इंटू 5 वो किलो कैलोरी में है इंटू 1000 इतना जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू ही तो निकालना है। डेल्टा पी वी क्या होगा, पी गैस वी गैस माइनस पी लिक्विड वाला और वी लिक्विड। देखिए लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू गैस बहुत ही कम होगा, यू कैन सिंपली टिक इट ऑफ, है ना। हम इसे सिंपली क्या हटा सकते हैं क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा होगा। कितना होगा, इसको लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी गैस के लिए एन कितना है 5 मोल, आर कितना दिया है यहाँ पे दिया था 8.314, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन। तो डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू कम्स आउट टू बी 40.8 इंटू 5000 माइनस 5 इंटू 8.314 इंटू 373 जूल, इतना आपके पास आ जाएगा। और इस चीज़ को जब आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी 494 जूल, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं 188.494 किलो जूल, इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.28 मोलार एसिड एंड 0.84 मोलार ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज 4 × 10⁻⁴। तो बेसिकली आपको क्या दे दिया है कि जो एसिड है उसका K दे दिया है एंड दैट इज गिवन एज 4 × 10⁻⁴, और आपको दे दिया गया है कि भाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा 0.28 मोलार, और आपको इसी का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, इसी का जो कॉन्जुगेट बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एंड दैट इज गिवन एज 0.84 मोलार। हमें क्या बताना है कि पीएच क्या है सॉल्यूशन की। देखिए आपके पास एक एसिड है जो कि वीक एसिड है, यहाँ पे दिख रहा है एक वीक एसिड है क्योंकि के बहुत कम है, राइट। इसका 4- कितना आएगा 2 log 2 तो 3.4 समथिंग, और उतना पी के मतलब वो एक बेटा वीक एसिड, ये एसिड मतलब आप मान सकते हो कि बेंजोइक एसिड वाले जो एसिड्स हैं उनकी रेंज में कुछ होगा। और तो एसिड दिया है, उसका कॉन्जुगेट बेस जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है। इट मीन्स कि बेटा ये क्या है, आपका एक बफर सॉल्यूशन है। तो बफर की सॉल्यूशन की अगर आपको पीएच निकालनी है तो आप बोल सकते हो पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लोग, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कॉन्जुगेट बेस, राइट, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एसिड। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीके आप बोल सकते हो माइनस लोग 4 × 10⁻⁴ प्लस लोग ये हो जाएगा 0.84 बाई 0.28, ये हो जाएगा बेटा कितनी बार, ये हो जाएगा 3। तो ये आपका हो गया 4 माइनस log 4 को आप लिख सकते हो 2 log 2 प्लस log 3, और ये आपका जाएगा 4 माइनस log 2 आपका हो गया 0.3, तो ये हो गया 0.6 प्लस 0.47, मतलब आपका आ जाएगा ये 3.8788 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 3.88 आपको ऑप्शन में दिया गया है एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो वही होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में आपसे क्या बोला गया है, 28 में बोल रहे हैं व्हेन ए सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो आपके पास एक सोल्ट है जो कि वीक एसिड एंड वीक बेस का है, कुछ इस तरह का मान लीजिए अगर आपके पास क्या हो अमोनियम एसीटेट, इस तरह का कुछ हो, है ना। तो NH4+ और जैसे ये आपका जो आया होगा एसीटेट,
ये किससे आया होगा आपका वीक एसिड से, एसिटिक एसिड से, और ये आपका आया होगा भाई वीक बेस से जो आपका हो गया NH4OH। तो इस तरह का वीक एसिड एंड वीक बेस से आपके पास एक सोल्ट आया है और बोल रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है अपने पास टेम्परेचर है और पानी में इस सोल्ट को डिसोल्व किया गया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा बेटा उसकी पीएच क्या होगी। अगर आपको याद हो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, तो आपका जो दोनों कैटायनिक और एनायनिक पार्ट हैं इस सोल्ट के, दोनों पानी में क्या होंगे बेटा, हाइड्रोलाइज होंगे। और उसी हाइड्रोलाइज होने की वजह से आपके पास क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए एनायन हाइड्रोलाइज होता है तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास CH3COOH प्लस यहाँ पे OH माइनस। और अगर आपके पास ये कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, और दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस से आपके पास आए हैं, तो ये बन जाएगा NH4OH प्लस H+। अब डिपेंड करेगा कि यार ये ज़्यादा होगा या ये किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने एग्जांपल ले लिया कि वो अमोनियम एसीटेट है, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं माना है, कोई भी आपका रैंडम सोल्ट लिया है जो वीक एसिड एंड वीक बेस का मिक्सचर है। तो वहाँ पे क्या होगा इस केस में बेटा, आपका जो pH निकल के आता है वो आता है हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो pH किस पे डिपेंड करेगा कि ये K एंड Kb जो हैं आपके, उनकी क्या वैल्यूज हैं। तो आपका जो pH होगा वो जो एसिड एंड बेस है जिनसे आपका सोल्ट का कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट आया है, उनके जो कांस्टेंट हैं उन पे डिपेंड करेगा, उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं उन पे डिपेंड करेगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन K एंड Kb वैल्यूज, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में आपसे बोला गया है एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन में तो देखते हैं क्या है, Kp एंड Kc का रेशियो पूछा है। Kp एंड Kc मतलब ये बात कर रहे हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की, और Kp एंड Kc में अगर आपको रिलेशन याद हो कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, जहाँ पे डेल्टा Ng क्या होता है बेटा, आपके जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके रिएक्टेंट्स के हैं उनका सम करके माइनस कर दीजिए। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका डेल्टा Ng, और यहीं से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, Kp एंड Kc में रिलेशन निकाल सकते हो। अब आपको इक्वेशन क्या दी गई है, आपको बोला है कि CO प्लस हाफ O2 ये भी गैसियस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस है, इक्विलिब्रियम में है और CO2 बना रहे हैं बेटा गैसियस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, और मैंने कहा कि यहाँ पे जो डेल्टा Ng है दैट कैन बी रिटन एज, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 माइनस, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, एक का हाफ है एक का 1 है, तो ये आ गया माइनस हाफ। तो आप बोल सकते हो दैट Kp वुड बी इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर माइनस हाफ। तो यहाँ से Kp बाई Kc का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 1/√T, है ना, RT। और यही आपको बताना था, ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये वैल्यू दी गई है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में आपको क्या बोला गया है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एंड दैट इज गिवन एज 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उसका मास आप लिख सकते हो 9.1 10 टू द पावर -31 kg। हमें निकालनी है लैम्बडा। तो डिब्रोई अब जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ से हम बता सकते हैं कि लैम्बडा क्या होता है बेटा H/mv, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे H की वैल्यू हो जाएगी 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9.1 10 टू द पावर -31, ये kg में निकाला है हमने। वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो क्या है, लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में वहाँ पे बता कर रखा है। तो हमें पहले क्या है, तो यूनिट को अपने को यहाँ पे यूनिट में जो है बेटा चेंज करना पड़ेगा ताकि एंगस्ट्रॉम जो है आपकी लैम्बडा की यूनिट वहाँ पे आए। देखिए जूल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे समझ सकते हैं बेटा कि एनर्जी की यूनिट भी जूल ही है आपकी, राइट, और वर्क की भी आपकी जूल ही है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क आपका क्या होता है बेटा, फिजिक्स से अगर आप देखो तो फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स को आप लिख सकते हो कोई मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आपका हो गया मास की यूनिट हो गई kg, एक्सीलरेशन की बेटा हो जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी हो जाएगी मीटर। तो यहाँ से आ गया kg मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना, -2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो अपने पास यूनिट आ गई है यहाँ से कि जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल को आप लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो ये हो गया 6.6 10 टू द पावर -34
बाई 9.1 10⁻31 10⁻8। अब जूल को अपन ने कन्वर्ट किया तो जूल बेसिकली क्या है, जूल है ये, और 1 सेकंड स्क्वायर यहाँ पे भी है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे में केजी है तो केजी भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे में क्या है सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं अपने को, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आंसर करना है तो एक बात करते हैं, पहले इस सेंटीमीटर को अपन क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन ने कहा 10⁻2 आएगा, मीटर से 1 मीटर जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, अभी जो आंसर आ रहा है वो अपने पास मीटर में आ रहा है, राइट। तो उसको अगर हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो अपन यहाँ पे 10 किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, है ना, क्योंकि अपने पास 1 मीटर में बेसिकली कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो इतना अपना क्या होता है 10 आपके पास हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमें किस में चाहिए आंसर, एंगस्ट्रॉम में ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 6.6 बाई 9.1 इंटू 10 देखिए -3 यहाँ से हो जाएगा, और ये -2 है तो ऊपर -1 ही बचेगा, तो 10 है तो 10⁹ बचेगा, बाई 10⁸ है तो 10⁻1 बचेगा। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से अपने पास आ गया है 66 बाई 9.1, ठीक है। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, 7.27। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस यूनिट्स को बेटा यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आंसर दिया गया है वो आपको दिया गया है एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो हमने कहा कि अगर 6.6 वाली आप वैल्यू यूज़ कर रहे हैं एच की, तो वो जूल सेकंड में होती है। तो जूल को अपन लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो वहाँ से आप यूनिट कन्वर्जन इस तरीके से करना है कि आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ये मीटर की यूनिट में था तो अपन ने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरीके से क्या है इसका आंसर फाइनली ला सकते हो। चलिए तो अपना हो गया है बेटा फिजिकल वाला पोर्शन भी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना जो लास्ट सेक्शन है और वो है आपका ऑर्गेनिक वाला, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब हो गया बेटा आपका पेन किलर। तो एनाल्जेसिक कौन सा नहीं है, पैरासीटामोल दिया है, नहीं वो होता है एनाल्जेसिक, काम करता है उस तरीके से। एस्पिरिन भी, एस्पिरिन मतलब अपना क्या हो गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, राइट। तो एस्पिरिन भी अपना क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि भाई इस तरह से OC⁻OCH3 और यहाँ पे आपका C⁻OH। तो ये आपका है ना, यहाँ से अपन एसिटाइल बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है आपका, ये भी क्या है बेटा एस्पिरिन, जिसको वो मतलब एस्पिरिन बोलते हैं, और ये भी पेन किलर की तरह काम करता है। फिर अपने पास दे रखा है मोर्फिन, मोर्फिन भी काम करता है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है वो क्या है आपका एस्पिरिन, एनाल्जेसिक नहीं है बेटा, पेन किलर नहीं है, वो आपका क्या है एंटीहिस्टामिन है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपको, जो आपको दिया गया है और जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे वो नाम है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें तो मतलब कोई लॉजिक तो लगाना नहीं, याद होना चाहिए आपको। ब्रोमफेनेरामीन, वाह, है ना, अमीन है, ब्रोम है ना, फेनेरामीन, तो ब्रोमफेनेरामीन समथिंग जो भी आपको दिया हुआ है वो एक एंटीहिस्टामिन है बेटा, वो आपका क्या है एनाल्जेसिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या पूछा गया है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। तो अगर आप ग्लूकोज को अगर आप HI के साथ हीट करोगे, और यहीं से हमें पता लगा था कि यार जो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आपने HI के साथ हीट किया तो आपको यहाँ से क्या मिलता है बेटा, N हेक्सेन मिलता है ना। तो आपको N हेक्सेन यहाँ से मिलता है। तो हमें पता लगा कि यार जो ग्लूकोज है ना, HI के साथ हीट किया तो अपने को पता लगा N हेक्सेन मतलब सारे कार्बन क्या है बेटा, एक स्ट्रेट चेन में जो है वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तो N हेक्सेन ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, देखिए एक सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का है। आपको सबसे पहले जो बनाया गया है वो आपके पास है एनिलीन है, जिसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया है NaNO2 HCl, मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे डाइजोनियम बना दिया गया है। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे जो आपके पास NH2 है वहाँ पे N2+Cl-, मिथाइल वैसा ही रहेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करवा दी है, किससे, फिनोल से करवा दी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डाइजो कपलिंग का क्वेश्चन हो गया। अभी क्या हो गया, ये कपलिंग का क्वेश्चन हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई फिनोल वाली जो रिंग है वो एक्टिवेटेड है, तो वो एक आपके लिए एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा आपका CH3
एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे प्लस, तो ये वाला इधर अटैक कर देगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा कि इसकी पैरा पोजीशन से ये वाला अटैच हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का है ये। तो आपको ये एन डबल बॉन्ड एन की यहाँ पे कपलिंग हो जाएगी। और इसका जो कलर होगा याद करने के लिए हमने बता रखा है कि बेटा आप PONY इस तरीके से याद कीजिए। पोनी क्या है ये कि फिनोल ऑरेंज और एन से एनिलीन येलो, ठीक है। तो ये सारे कलर्स भी आपको पता होने चाहिए। और पैरा पोजीशन से अगर आप फिनोल की इसको जोड़ दोगे तो वही हमारा आंसर होगा। और वो आपको दिया गया है बेटा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और इतना मुझे याद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है आपके MJT में ही। पहले भी बीटा कीटो की हीटिंग हो गया, एस्टर का पायरोलिसिस हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन था जहाँ पे उन्होंने यही एग्जैक्ट चीज़ पूछी थी कि प्रोडक्ट जो भी बनेगा कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये पहले भी आ चुका है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उतना ही है ना। तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो अगर आप हर MJT के बाद आप देखो कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और उनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो उनके क्वेश्चंस की, तो आपका स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि 5, 6, 7 MJT के बाद क्या होगा बेटा, आपके क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे रिपीट होने लग जाएंगे और आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे अपने स्कोर्स में। तो ऐसा नहीं है कि पेपर देने के बाद बैठ गए हैं जो गलत है ठीक है, पता नहीं कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही, केवल नंबर देखे और बस फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अपने को एनालाइज भी करना है कि यार गलतियाँ हो रही हैं तो कहाँ पर हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने जिस क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 34 जैसे कि हमने बात किया कि ये बताना है कि प्रोडक्ट जो भी बनेगा कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट आइडोफॉर्म जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है बेटा, सबको पता है भाई CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाले ग्रुप अगर आपको मिलेंगे मिथाइल कीटोन्स और I2OH माइनस के साथ रिएक्शन करने पे आपको ये वाला जो है ये यहाँ से क्या मिलता है CH3 येलो कलर की PPT मिलती है। और इसको हम क्या है यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट इसी को बोलते हैं। तो पहली रिएक्शन अगर आप देखो तो वो क्या दिया गया है आपको, वो एक आपको कार्बोक्सिलिक की जो सोल्ट है, कैल्शियम सोल्ट है आपका कार्बोक्सिलिक का, तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इस तरीके से है, इसको हीट किया है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो बेटा CaCO3 बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचा CH3 यहाँ से बचा और एसिटाइल ग्रुप वहाँ से बचा, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये ग्रुप है, तो इसमें बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। आगे देखिए दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड OH, बेटा ये इस कार्बोक्सिलिक की अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और आप बीटा कीटो को हीट कर रहे हो तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, तो आपको जो मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ही मिलेगा। और ये मिलेगा तो अगेन ये वाला भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव टेस्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है एस्टर का पायरोलिसिस है, राइट। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे H, तो क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और इसी को पायरोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये वाला आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन मिल गया। और ये वाला क्या है आपके पास, एक CH3 था, उसके साथ कार्बन था, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया और इधर में डबल बॉन्ड O आ गया। तो एसिड प्लस अल्कीन मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ग्रुप नहीं मिला भाई, ये मिल जाता या फिर क्या मिल जाता OHH, ये वाला मिलेगा तो भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेम इसमें, और उसके बाद आपको सिमिलर टाइप का जो है यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास, एक एसिड है एक अल्कीन है, तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी इन्होंने क्या है बीटा कीटो की ही हीटिंग कर रखी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं एक बार। तो उसमें भी आपको जो है मिथाइल कीटोन मिल रहा है, तो वो भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या है भाई ऑप्शन नंबर 4, तो इस एसिड की बेटा ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, और अगेन बीटा कीटो का क्वेश्चन है, हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, ये आपके पास इस तरह से बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ये मिल गया, तो बेटा दोबारा आइडोफॉर्म टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वाले में भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बेटा, 3 हमारा सही हो, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोस्ट रेडली विद न्यूक्लियोफाइल। तो
तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सा यहाँ पे सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा? अगर आप देखो तो सारे क्या हैं, सब में बेंजीन है और क्लोरो लगा हुआ है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात वहाँ पे कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल आए, क्लोरीन को वहाँ से बाहर निकाल दे, Cl- को, है ना, और आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाए। तो अगर आपको ऐसा करना है, यानी कि क्या है आपके पास क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे Cl दे रखा है, यहाँ पे कोई ग्रुप दे रखा है X, और आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड पहले माइनस यहाँ पे आएगा, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा। मतलब अगर आप देखो तो जो माइनस चार्ज है वो आपका क्या हो रहा है बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिलोकलाइज हो रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन का रेट बढ़े तो आपको इस माइनस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और अगर हमें वो करना है तो आपको कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो उस माइनस चार्ज को खींचे, जो उस माइनस चार्ज को डिस्पर्स कर सके। मतलब मुझे कुछ ऐसा ग्रुप चाहिए होगा जो -I हो, -M हो, इस टाइप के ग्रुप्स हुए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आप ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन में आपको दिया गया है क्लोरो ही दिया गया है, एक ऑप्शन में OCH3 दिया गया है, एक ऑप्शन में NO2 दिया गया है, पैरा पोजीशन पे ही सारे ग्रुप्स हैं, और एक में मिथाइल दिया गया है। मिथाइल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये -M शो करता है, ये +M शो करता है, ये -I और +M शो करता है। कौन बेस्ट है? ऑब्वियसली NO2 बेस्ट है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, NO2 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है टोलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, क्यों? तो बोल रहे हैं भाई कि टोलुइन जो है अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेंजीन की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों है भाई? कोई इलेक्ट्रोफाइल आपका आया तो क्या होगा भाई, इस डबल बॉन्ड ने क्या वहाँ पे अटैक किया तो क्या बन जाएगा, फिर कुछ इस तरह का बन जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है, यहाँ पे बेटा CH3 है और यहाँ पे आपका प्लस आ गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला ग्रुप आपका एक तो इंडक्टिव दिखा रहा है, +I इफेक्ट दिखा रहा है, और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है। इन दोनों इफेक्ट की वजह से, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन बीइंग द सुपीरियर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है। इसका मतलब इन दोनों की वजह से क्या है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसके लिए रेट ज़्यादा है टोलुइन का एज कंपेयर टू बेंजीन। तो दोनों ही इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि कौन सा डोमिनेंट है तो बेटा वो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट की वजह से क्या है, ये अच्छा है। अगर आप देखें तो बोथ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में हमसे क्या पूछा गया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमें बताना है। कंपाउंड्स अपने पास क्या क्या हैं, साइक्लोहेक्सेन है, उसमें फिर इस तरह का ग्रुप लगा दिया है, फिर दोबारा साइक्लोहेक्सेन है, कुछ इस तरह से बना दिया है, फिर दोबारा साइक्लोहेक्सेन है और इस तरह से बना दिया है, और फिर अपने पास साइक्लोहेक्सीन है, मतलब डबल बॉन्ड को अंदर डाल दिया है और कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है, इसको P बोल दिया है, इसको Q बोल दिया है, इसको R बोल दिया है, इसको S बोल दिया है। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जब आप बात करते हो बेटा तो अपने को पता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, आपकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कोई कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो कम होगी। मतलब जब आप इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करोगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप पाई बॉन्ड्स को तोड़ के एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स का जनरेशन कर रहे हो। तो इसमें अब जितना स्टेबल रहेगा, मतलब आप इसको ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हो कि आपके पास भाई क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इस तरह का बनेगा। अब रिएक्टेंट्स, क्योंकि भाई हमने बताया कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, उसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स टूट रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी यहाँ पे उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये गैप जो है डेल्टा, जो आपका हाइड्रोजनेशन है वो उतना ही बढ़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा हाइड्रोजनेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, स्टेबिलिटी के, जो बात हमने स्टार्टिंग में बोली थी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई, स्टेबिलिटी कैसे चेक करें डबल बॉन्ड्स की, तो अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस डबल बॉन्ड के पास केवल यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसके पास एक अल्फा है बोल सकते हो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 अल्फा हैं। इसके पास बेटा 3 3 6 और 4 10, यहाँ पे 10 अल्फा हैं, यहाँ पे 3 6 8 अल्फा हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर। R के पास 10 अल्फा हैं, S के पास 8 अल्फा हैं, Q के पास 4 अल्फा हैं और P के पास 1 ही अल्फा है। तो हाइड्रोजनेशन जो है आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स।
P, Q, S एंड देन R, और P, Q, S, R ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में पूछा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। तो आपको हम मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, हमें कितने स्ट्रक्चर चाहिए, 3 चाहिए, 3 मोनोक्लोरो के स्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर आपको 3 ही चाहिए, एग्जैक्टली 3 चाहिए और केवल स्ट्रक्चरल, इसमें आपको स्टीरियो काउंट नहीं करना है, तो देखते हैं भाई कौन सा जो है रिएक्टेंट आपको एग्जैक्टली 3 मोनोक्लोरो के प्रोडक्ट्स जो है आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 1 2 3 4। तो मैंने कहा ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन की एक स्टेट चेन है। दूसरे में क्या है बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे आपने 2 मिथाइल लगा दिए हैं। थर्ड में क्या है, कार्बन 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 कार्बन, फोर्थ कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए हैं। और फोर्थ में क्या है बेटा, कुछ इस तरह का आपको बना के दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, जब आप इनका मोनोक्लोरिनेशन करो तो एग्जैक्टली 3 प्रोडक्ट मिलने चाहिए स्ट्रक्चरल। तो अपने को पता है यार ये तो सिमेट्रिकल है इस पॉइंट के अबाउट, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ लग, क्लोरीन यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, 3। इसमें क्या है, ये तीनों सिमेट्रिकल हैं कार्बन, तो मतलब एक तो इनमें से कोई भी कार्बन गिन लीजिए। तो मैंने कहा चलिए ये कार्बन गिन लेते हैं, तो 1 यहाँ पे तो 4 वैलेंसी पूरी हुई, कुछ नहीं आ सकता है। सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 ही मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो एक यहाँ पे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है, केवल ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप सिमेट्रिकल हैं, तो इनमें से एक को काउंट कर लिया, बाकी 4 जगह कहीं पे भी क्लोरीन लग सकता है। भाई मोनोक्लोरिनेशन में क्या है, आपका हाइड्रोजन हटेगा और वहाँ पे Cl लग जाएगा। ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, और उसमें भी ये मिथाइल और ये मिथाइल भी बेटा सिमेट्रिकल है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। तो 3 प्रोडक्ट की जो बात हो रही थी वो ऑप्शन 1 और 2 में ही होगा, और ए और बी में ही मिलेगा। तो ए और बी आपको दिया गया बेटा ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, और आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे बना दिया है। जब आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हो, देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये इस कार्बोकेटाइन के पास क्या है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस होगा, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसका क्या है, रेजोनेंस होगा, तो मतलब ये तो इससे बेटर है। यहाँ पे क्या है, आप sp कार्बोकेटाइन है, ये तो सबसे बकवास है, क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, आपका जो sp2 होगा उससे और ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे तो वो और डिस्टेबलाइज हो रहा है, किसी तरह का रेजोनेंस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेन ही अलग अलग है उस पाई बॉन्ड का और उस कार्बोकेटाइन का। तो जो इनके जो ऑर्बिटल्स है उनका प्लेन अलग अलग है, तो किसी तरह का रेजोनेंस भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके जो लोन पेयर हैं बेटा, ये डोनेट कर सकता है और ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। इसका अगर आप दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, विच मीन्स कि सबसे अच्छा कौन, फोर्थ, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर किस में डिलोकलाइज हो रहा है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। केवल ये चेक करना है कि भाई किस केस में रेजोनेंस वहाँ पे हो रहा है, बस लोन पेयर किस केस में डिलोकलाइज्ड है। और ये इतना बेसिक क्वेश्चन आप काफ़ी करते हो। तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान जो है आपकी एमजेटीज में है, फिजिकल मॉडरेट है, मतलब इजी की तरफ ही बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, फिजिकल का लेवल ओके, तो नीट के ही सिमिलर है, और इनऑर्गेनिक थोड़ी ठीक ठाक लेवल की है, अच्छे लेवल की है थोड़ी सी नीट से। तो 40th में हम बात करें तो किस केस में डिलोकलाइज्ड है, एक इस तरह से दे रखा है, इसमें तो कहाँ पे डिलोकलाइजेशन है, कोई चांस ही नहीं डिलोकलाइजेशन का बेटा। उसके बाद क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे पास में सारे sp3 हैं, तो यहाँ पे तो किसी तरीके से डिलोकलाइज नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे n है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी बीच में sp3 आ गए हैं, तो यहाँ पे भी डिलोकलाइज नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 की आप बात कर सकते हो, थर्ड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे n है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ जा सकता है, ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि भाई इधर आ जाए और इधर पे क्या है आपका माइनस चार्ज आ जाए। तो थर्ड के केस में डिलोकलाइजेशन बेटा यहाँ पे हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 की भी आप बात करोगे तो 4 में क्या है, इधर ही n है, डबल बॉन्ड बना दिया है, यहाँ पे ही लोन पेयर है, तो ये तो प्लेन ही अलग अलग होगा, परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, यानी कि ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका प्लेन और इनका प्लेन इस तरीके से होगा। अगर
है ना, मतलब ये आपका इसका प्लेन इस तरीके से है तो वो इस तरीके से है ना, और दूसरे वाले इस तरीके से हैं, तो प्लेन ही अलग अलग है, तो यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे वही एक केस है जिसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द कंपाउंड द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेसिकली। तो आपके पास सबसे पहले दिया है बेटा एनिलीन दिया है, उसके बाद जो इन्होंने दिया है ये लीजिए, ये एलिफेटिक है ना, क्योंकि बीच में sp3 आ गया है, तो इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है रिंग के साथ, लेकिन इसके हैं, तो ये आपके एरोमेटिक हैं, ये आपके एलिफेटिक अमीन्स हैं। बेंजीन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही आपके जो है एरोमेटिक हैं, वो एलिफेटिक है, बीच में sp3 है बेटा, कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है। और थर्ड केस में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे क्या है मेटा पे मिथाइल बना रखा है, और द वेरी लास्ट केसेस अगेन एरोमेटिक ही हैं, यहाँ पे क्लोरो है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। एक बात अपने को पता है कि एलिफेटिक की जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रेंथ में लोन पेयर डोनेट करना है, एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एलिफेटिक में कहीं भी नहीं जा रहा है, तो मतलब एलिफेटिक बेस्ट है। ये sp3 है ये, हाँ, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो है तो वो प्योर पी में यहाँ पे, है ना। तो हमने कहा कि भाई ऐसे अगर हम बात करें तो एलिफेटिक का क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो एलिफेटिक वाला बेस्ट है। एलिफेटिक वाला बेस्ट है, इसको 1 बोल रखा है, इसको 2 बोल रखा है, इसको 3 बोल रखा है, इसको 4 बोल रखा है, मतलब 2 तो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो अगर रिंग के साथ कोई प्लस आई इफेक्ट दिखा पा रहा है मेटा पोजिशन पे, तो मतलब ये वाला प्लस आई दिखा सकता है। ये वाला क्या है बेटा, प्लस एम दिखाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, हेलोजन है, तो ये तो और उस क्या है लोन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा रिंग पे, और उसकी देने की टेंडेंसी क्या है, और कम हो जाएगी लोन पेयर को, तो ये सबसे बेकार है, ये उससे अच्छा है। और ये क्योंकि न्यूट्रल है, ये एनिलीन है नॉर्मल, तो मतलब थर्ड वो जो है वो फर्स्ट से बेटर है, और फोर्थ तो वर्स्ट है। तो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या बोल रहे हैं, IUPAC नेमिंग करनी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे CHO दे रखा है, इस तरीके से चला है कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैंने कहा कि भाई ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा 1 2, फिर अनसैचुरेशन को चेन में लेना होता है, अनसैचुरेशन ये रहा 5, तो 3 पे आपका क्या है ऑक्सो या कीटो बोल लीजिए, और यहाँ पे क्या है प्रोपाइल ग्रुप है 2 पे, तो 2 पे प्रोपाइल है, 3 पे कीटो है ना, तो 3 कीटो 2 प्रोपाइल, और 5 कार्बन की चेन है, 4 पे इन है, तो पेंट 4 इन अल, या 1 अल लिख लीजिए, एल्डिहाइड वाला एल। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमने कहा कि 3 पे आपका बेटा कीटो है, 2 पे प्रोपाइल है, क्योंकि के पी से पहले आता है तो कीटो को पहले लिखा है, उसके बाद आप बोल सकते हो पेंट 4 पे इन है और एल्डिहाइड है, तो अल लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये देखने को मिलेगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन कौन से जो है कंपाउंड्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखना है भाई कौन कौन जो है GI दिखा सकते हैं। GI में हमें पता है यार 2 कंडीशंस हैं, एक तो भाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन एटम्स के अबाउट है उन पे क्या है 2 अलग अलग ग्रुप्स बेटा वहाँ पे होने चाहिए। तो कई बार आप देखते हो कि भाई कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड होता है, तो उसके अबाउट जो है अनसैचुरेशन मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई है और ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। या फिर आपके पास अगर 8 और उससे ज़्यादा कार्बन की रिंग है तो वहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहा तो वो भी सिस ट्रांस शो कर सकता है। 8 से कम वाली में नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 से कम वाली में क्या है वो उसके पास मतलब आप बोल सकते हो कि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सके, है ना, उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। तो 8 उससे ज़्यादा है तो आप वो हो सकता है, 8 से कम में नहीं होगा। तो पहली वाली जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि रिंग में क्या है बेटा, अगर आप गिने 1 2 3 4 5 10 कार्बन की रिंग है तो ये वाला डबल बॉन्ड इजीली सिस ट्रांस शो कर देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पे शो करता है। 8 से 11 में आपका सिस मोर स्टेबल होता है ट्रांस से, और ग्रेटर देन 11 में ट्रांस मोर स्टेबल होता है सिस से। लेकिन अगर 8 से कम है तब डबल बॉन्ड क्या है वहाँ पे सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 10 है तो कर सकता है, तो GI शो करेगी वो वाली रिंग। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं कर पाएगा, 6 कार्बन की रिंग है, लेकिन यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है। क्लोरो ब्रोमो दोनों सेम साइड भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग साइड भी हो सकते हैं, तो इसके अबाउट क्या है यहाँ पे शो कर देगा GI। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, 5 कार्बन की रिंग है, इस तरह डबल बॉन्ड दे दिया है,
यहाँ पे डी बना दिया, यहाँ पे एच बना दिया है। अरे भाई 5 कार्बन की नहीं शो कर सकती है, ये सिस फॉर्म में ही रहेगा, ये ट्रांस नहीं बना सकता है, उतना स्ट्रेन आ जाएगा रिंग में, कम से कम 8 कार्बन की चाहिए होती है, तो ये नहीं करेगा शो। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 भी शो कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एलिफेटिक ग्रुप है सिंपली इस तरीके से, और इधर इस तरीके से बना दिया है, इधर इस तरीके से बना दिया है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इधर मिथाइल है और हाइड्रोजन है, तो अलग अलग ग्रुप्स हैं भाई। इस पे 2 अलग ग्रुप हो गए, इस पे भी 2 अलग अलग ग्रुप हो गए, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये भी शो कर सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया जो शो नहीं कर सकता है बेटा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, सेकेंडरी कार्बन ही केवल हमें बताने हैं, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड से इस तरीके से। तो भाई 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, एक ये रहा 2 से कनेक्टेड है, ये भी 2 से है, ये टर्शरी है बेटा, एक ये 2 से कनेक्टेड है, एक ये 2 से है, ये 2 से है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये भी सेकेंडरी है, क्योंकि ये इधर एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी सेकेंडरी है, राइट। तो 1 सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी, 3 4 5 6 7, टोटल कितने सेकेंडरी है बेटा? 7। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है? विच इज 5 मिथाइल हेप्ट 4 1 आइन। देखिए हेप्ट है मतलब क्या हो गया बेटा? 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 हो गया, 5 मिथाइल, 1 2 3 4 5 मिथाइल, 1 पे आइन, 1 पे आइन, और क्या बोला गया है? 4 पे इन, 1 2 3 4 4 पे, इस तरीके से बेटा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 पे इन है, 5 पे बिल्कुल मिथाइल ग्रुप भी है। इस तरह का आपको ढूंढना है, और आप पाएंगे कि ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन। तो IUPAC के सारे क्वेश्चन आसान थे। तो लास्ट में अगर आप ऑर्गेनिक में देखो तो ऑर्गेनिक में तो कुछ भी टफ नहीं था, है ना। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, नोमेनक्लेचर पूछ रखा है, नोमेनक्लेचर देके कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछ रखा है, फिर आपसे स्टीरियो में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे पूछ लिया है, कुछ आपको सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट पे पूछ लिए हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे पूछ लिए हैं, कौन सा एनाल्जेसिक है नहीं है वो तो रटना पड़ेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रटने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी आसान पेपर था बेटा ऑर्गेनिक का। फिजिकल भी ओके थी, मतलब आसान ही थी। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है कभी कभी, लेकिन अच्छा है आपके लिए, क्योंकि नीट में उतनी टफ तो नहीं आती है। तो अगर इस लेवल का आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उनको देखें, उस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व करें, अच्छे से याद करें चीज़ों को, और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।